आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान रमशा कंवल। हर सुबह का आगाज करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि आपका जो पूरा दिन है वो अच्छा गुजरे। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का कियोस फैला हुआ है, सब लोग परेशान हैं, टेंस्ड हैं कि आखिरकार क्या होगा, ये कोरोना की जो सूरत हाल है ये कब तक इसी तरह रहेगी और कब हम इन तमाम चीज़ों से ओवरकम करके अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसकी तरफ आ सकेंगे। तो इन सारी सिचुएशन में, इस सारे वक्त में, इस सारे माहौल में क्या करने की ज़रूरत है? ये जो ब्रेक अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इस ब्रेक में हम ये समझें कि हम जो टाइम गुजार रहे हैं इसको पॉजिटिवली और अच्छा कैसे बनाना है, अच्छी सोच के साथ कैसे रहना है, अच्छे फैसले कैसे करने हैं। जो वक्त हमें पढ़ने के लिए नहीं मिला, बहुत सारी किताबें, जो वक्त हमें अपने बारे में सोचने के लिए नहीं मिला, वो आज अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो इस वक्त को बेहतरीन तरीके से हम यूटिलाइज करें, अच्छी सोच के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें और ये मजबूत पहलू हमेशा सामने रखें, इस सिचुएशन में भी सामने रखें कि ये जो मुश्किल वक्त है ये थोड़ा सा है, आर्जी है, निकल जाएगा, अच्छा वक्त जरूर आएगा और रोशनी की किरण जरूर नमूदार होगी। तो इसी सोच के साथ अपने दिन का आगाज किया करें रोजाना। आज भी हम इसी सोच के साथ आगाज करते हैं और अच्छा सोचेंगे तो आगे जाके अच्छा ही होगा। तो इसी बात के साथ आगाज करते हैं, कोरोना अपडेट्स आप तक पहुंचाएं कि हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है दुनिया भर में वो इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। पाकिस्तान में भी हालात खराब हो रहे हैं क्योंकि केसेस की तादाद में तवातुर से इजाफा हो रहा है और लोगों को बारहा यही कहा जा रहा है कि मोहतात रहें, एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो हम ये बताएं आपको कि कोरोना केसेस की तादाद वहां पर 200 के करीब पहुंच चुकी है और ये भी कहा गया कि रास्ते मुश्किल हैं लोगों के लिए, अस्पतालों में जाना इतना आसान नहीं है, तो टेस्ट करवाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या सूरत हाल है, कितनी टेस्टिंग कैपेसिटी है गिलगित बल्तिस्तान में, कितने मरीज रजिस्टर्ड हो चुके हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे एडवाइजर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान शम्स मीर साहब। वेलकम टू द शो शम्स मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब तक कितने लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है गिलगित बल्तिस्तान में और किन इलाकों में केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है? आपको बताते चलें कि जी गिलगित बल्तिस्तान में जो कोविड-19 के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास इस वक्त तक हमारे पास जो मुतासिरा जो हैं, जो लोग आए हैं उनकी तादाद 194 है जी। और ये डिक्लेयर्ड हैं, ये हमारे जो 194 आए हैं। इसी के साथ साथ जो है एक सिलसिला चल रहा है, जितने भी ट्रेवलिंग हिस्ट्री रखने वाले लोग थे वो इस वक्त गिलगित में मौजूद हैं, बल्कि अब एक हमारी दूसरी तीसरी एक और लॉट आ रही है जो हमारे स्टूडेंट्स के हैं, वो लोग आ रहे हैं, तो उनको भी क्वारंटाइन किया गया है। हमारे स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं, इस वक्त हमारे पास जो सैंपलिंग हो रही है वो सैंपलिंग 100 पर पहुंच चुकी है और तकरीबन 1000 के करीब अवेटेड हैं हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जबकि 194 जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। ये गिलगित के, सिकरदू के और नगीर के क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर ये लोग मौजूद हैं। तो शम्स मीर साहब ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, कितने टेस्ट किए जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे? गिलगित के अंदर जब ये कोविड-19 के हवाले से सूरत हाल शुरू हुई तो हमारे पास पहले यहाँ लैब नहीं हुआ करती थी। हम अपने तमाम जितने भी सैंपल्स थे वो NIH को भेजा करते थे। बाद में हमारी एक लैब जो है यहाँ इस्टेब्लिश हुई, डायग्नोस्टिक लैब जो है कोविड-19 के हवाले से, और NDMA की जानिब से हमें कुछ इक्विपमेंट भी मिला। ये लैब वगैरह जो थी, लैब किट्स वगैरह जो थी वो भी मिली। तो गिलगित में हमने अपना डायग्नोस्टिक रिपोर्टिंग शुरू कर दी। उस वक्त हमारी कैपेसिटी जो थी वो तकरीबन 10 से 12-15 तक थी। इसी के साथ साथ फिर एक दूसरी लैब भी इस्टेब्लिश की गई, उससे हमारी जो कैपेसिटी थी, डायग्नोस्टिक कैपेसिटी, वो तकरीबन 50 तक चली गई। अब हमारी डायग्नोस्टिक कैपेसिटी योमिया जो है वो 100 के करीब है और एक दिन में हम तकरीबन जो है
200 के करीब सैंपलिंग्स करते हैं और 100 के करीब जो है हमारी यहाँ पे जो है टेस्टिंग्स होती हैं जी। तीसरी लैब का भी मैं आपको बताता चलूं कि एक और लैब जो है अभी इस्टेब्लिश हो रही है, वो लैब हम स्कर्दू में इस्टेब्लिश करेंगे ताकि जो NIH के ऊपर बर्डन है, क्योंकि स्कर्दू से जितनी भी सैंपलिंग है वो NIH जा रही है, तो कोशिश होगी कि ये लैब वहाँ इस्टेब्लिश हो जाए और NIH के ऊपर जो बर्डन है रिपोर्टिंग के लिए जो हम बहुत वेट करते हैं उसकी वो जो है वो बर्डन कम हो और स्कर्दू के अंदर ही टेस्टिंग भी शुरू हो जाए। अच्छा शमशमीर साहब, हमने ये भी देखा कि पिछले हफ्ते खबरें के 500 से ज्यादा मुश्तबा अफराद हैं जो कि मौजूद हैं गिलगित में, और लेकिन जो रास्ते हैं वो बहुत ज्यादा कठिन है, मुश्किलात में इजाफा हो जाता है लोगों की घरों से निकलने में, तो फौरी तौर पर टेस्टिंग नहीं हो पा रही। क्या इस सूरत हाल में अब कुछ बेहतरी आई है या मजीद चैलेंजेस बढ़ गए हैं आप लोगों को? चीज आपको बताता चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो साबिका ट्रेवलिंग हिस्ट्री रखने वाले लोग थे, हमने आपको पहले भी बताया कि कोई 1574 ऐसे लोग थे जो कोविड-19 एक्सपोज होने से पहले जो लोग आए गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हुए, और उनके बारे में भी हमें शक था कि जी ये लोग जो हैं इनमें से कोई मुतासिर हो सकता है। उनका डेटा भी हमने हासिल किया, उसके बाद उनकी सैंपलिंग भी की हमने, और कुछ लोग उसमें से भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। और उसी के साथ साथ अब भी हमें शक है कि गिलगित में स्कर्दू के अंदर और जो गिलगित से आगे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है नगीर डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसके इस वक्त 4 रेड जोन्स हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है जिनमें आप कह सकते हैं कि कोई 700-800 के करीब हम समझते हैं सस्पेक्टेड हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो शमशमीर साहब, क्योंकि अब ये जो सूरत हाल है वो जिस तरह से होती जा रही है, तमाम सूबों को भरपूर तरीके से इक़दाम करने की भी जरूरत है और आवाम को भी समझने की जरूरत है कि जो बारहा एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, आपको जो लॉकडाउन किया गया है ये आपके घर वालों के मफाद में है, तो उस पर अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया शमशमीर साहब, आपने हमें वक्त दिया, और जिस तरह से आप लोग इक़दाम कर रहे हैं बेहतरीन तरीका है, लेकिन यही है कि अब इसको जल्द अज जल्द जो तादाद में इजाफा हो रहा है उसको रोका जाए। तो कोरोना के हवाले से जो एहतियात है, जो तदाबीर है, जो गलतियां हम कर रहे हैं और बारहा हम आपको बता रहे हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है, किन चीजों से अवॉइड करना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग है, हम सबका इनफरादी किरदार बहुत अहम है। इस वायरस का मुकाबला कैसे करना है बार बार आपको बता रहे हैं, ताकि आप, आपके घर वाले और जो सोसाइटी है, हमारा जो पाकिस्तान है, ये महफूज रह सके। क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो अपने साथ साथ और बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस में डाल देंगे। तो हमारे पास कुछ लाइव कॉल्स भी हम शामिल करते हैं ताकि आपको कोई भी इबाहम हो, कोई भी गलती अगर आप कर रहे हैं या आपके दिमाग में अभी भी कोई शुबा है, तो आप हमें लाइव कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, फोकल पर्सन हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद शुएब साहब, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं CPSP के। आपको भी खुशामदीद कहेंगे प्रोफेसर साहब। तो सबसे पहले जो हम सूरत हाल देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब के, जो केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, इस वक्त किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि लॉकडाउन भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी इजाफा होता जा रहा है, तो अब कैसे कंट्रोल करें इन हालात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोग ये समझ लें, जो केस की तादाद में इजाफा है ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अभी हम टेस्टिंग के उस पूरे फेज़ में नहीं आए जो कि शुरू में हमें करना चाहिए था। क्योंकि आप लाहौर में स्पेसिफिकली अगर मैं बता दूं तो 2-3 लैब्स ने काम शुरू कर दिया है, तो इस वजह से जो हमारे केसेस हैं वो बढ़ेंगे। हमने टेस्ट नहीं किया और टेस्ट करना शुरू कर दिए। अच्छा, इसको रोका कैसे जा सकता है? तो अभी पिछले दिनों चाइनीज़ डेलीगेशन से मुलाकात हुई थी हमारी किंग एडवर्ड में, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है लॉकडाउन, लॉकडाउन एंड लॉकडाउन। और लॉकडाउन मीन प्रॉपर लॉकडाउन। हमारी अभी तक कम्युनिटी जो लॉकडाउन है उसको उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। तो अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो फिर ही आप इस बीमारी का जो चेंज जो चल रहा है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अपने बुजुर्गों को सेव करने के लिए
उनको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाना है कि वो कम से कम 28 दिन, ये वो बातें हैं जो चाइनीज़ ने हमें बड़ी क्लियर कट बताई हैं कि उनको 28 दिन के लिए हमें घर में ही रखना है। कोशिश करनी है कि उनका इंटरेक्शन बाहर ना हो, क्योंकि ये वो पॉपुलेशन है जो एट हाई रिस्क है, जो गॉड फॉरबिड अगर कंटेक्ट करती है किसी ऐसे भी शख्स से जिसको सस्पेक्ट हो तो इनमें मोर्टेलिटी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और इसके अलावा हमें कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। आपसे कुछ अर्सा पहले तक ये कहा जाता था कि मास्क सिर्फ उस शख्स को चाहिए जिसको नज़ला ज़ुकाम या अलामत हैं, लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट आ गई है कि हर शख्स को मास्क पहनना है। हमें गैदरिंग में कोशिश करें कि ना जाएं, अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो हमें मास्क पहनना चाहिए। हमें हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, अपने हाथों को साफ़ करना है। आजकल जिस तरह के हैंड सैनिटाइज़र आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि क्या ठीक है या नहीं। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्लीज़ एक सोप से भी अगर आप हैंड वॉश कर लेंगे तो वो भी इक्वली गुड है। 20 सेकंड तक आपने हैंड वॉश करने हैं। आपको कफ एटिकेट्स का पता होना चाहिए कि आप जब कफ कर रहे हैं या स्नीज कर रहे हैं, खांसी या छींक मार रहे हैं, तो आप अगर टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिस्कार्ड डस्टबिन में किया जाए रादर देन कि उसको पॉकेट में रख लें। आप अगर स्नीज या कफ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी फ्लेक्स एल्बो पे आप ये प्रोसेस करें रादर देन कि आप अपने हाथ को यूज़ करें। सो ये वो अलामत है। और सोशल डिस्टेंसिंग के आप अगर किसी जगह पे खड़े हो, मैं अभी देख रहा था एक आते हुए भी कि अगर बैंक अगर ओपन है तो उसमें लोगों की लाइंस में वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इस पॉइंट को समझना है कि हम मिनिमम डिस्टेंस अगर 1 मीटर कर लें तो वो यही है कि देखें ना, रोज़ाना हम बात कर रहे हैं रोज़ाना शोज़ में, और हम क्या मीडिया के ऊपर खबरें ही सिर्फ यही हैं। हम शोज़ उठा के देखें, बात सिर्फ यही हो रही है कि आपने कैसे एहतियात करनी है, कैसे बचना है, ये क्यों हो रहा है, कितनी तादाद। लेकिन उसके बावजूद प्रोफेसर मोहम्मद शुएब शफी साहब, यही मसला है कि लोग समझ नहीं रहे। जैसे कि अभी डॉक्टर इरफान ने भी कहा कि लोग अभी बैंक्स वगैरह में या जहाँ पर भी लोग मौजूद हैं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे, एहतियाती तदाबीर नहीं ले रहे, मास्क नहीं पहन रहे, गैदरिंग्स का सिलसिला जारी है लॉकडाउन के बावजूद। तो आखिर क्या करें फिर, अब कैसे इसको रोकेंगे, कैसे समझाएं इन लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक तो मेरे ख्याल में इस जो जंग चल रही है इसके ख़िलाफ़ सबसे जो पॉजिटिव जो किरदार अदा किया है वो आप लोगों ने किया है, मीडिया ने किया है। मेरा ख्याल मीडिया की वजह से अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हद तक हो गई है। और मैं जिस इलाके में रहता हूँ मैं देखता हूँ कि सोशल डिस्टेंसेस भी हो रही है, लोग एहतियात भी कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोग ट्यून अप भी होते जा रहे हैं और इससे कॉपरेशन हो रही है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, ये एक्सपेक्टेड था और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि नंबर इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी हुकूमतें जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं इतना इफेक्टिवली इसको काउंटरएक्ट कर रही हैं कि इंशाल्लाह वो बीमारी बढ़ने का चांस नहीं है। आइडेंटिफाई लोग ज़रूर होंगे, नंबर बढ़ेगा, लेकिन उनकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ बढ़ने का चांस इंशाल्लाह नहीं है। अभी भी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी का मैंने पता करके आया हूँ कि वहाँ माशाल्लाह कुछ लोग सेहतयाब होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो लोग आइडेंटिफाई हुए वो क्रिटिकल हालत में नहीं हैं। लिहाजा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सिर्फ ज़रूरत यह है कि हम अल्लाह ताला को पकड़ें। अल्लाह ने मौका दे दिया है कि हम इस वक्त खामोशी से घरों में बैठ के अल्लाह का नाम लें। ये जो 20 सेकंड के हाथ धोने की बातें सब करते हैं, मैं आपके ज़रिए अल्लाह की मखलूक को ये कहना चाहूँगा कि 10 से 20 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह कर लें हाथ धोते हुए, तो करोड़ों दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह हमारे पाकिस्तान से अल्लाह को पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला से जब तक हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक हम इस्तग़फ़ार पढ़ के दरूद पाक पढ़ के खुदा की ज़ात से मांगें कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी दे। जी सही। अच्छा देखिए ना, अब ये जो सूरत हाल है डॉक्टर इरफान के, इसमें भी जैसे आपने बुजुर्गों का जिक्र किया कि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है रादर देन यंगस्टर्स। बच्चे इस सूरत हाल में किस हद तक इफ़ेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि लॉकडाउन की सूरत हाल में भी जब आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है कि आप अपनी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो लेने चले जाएं, तो उसमें बच्चे भी साथ बाहर जा रहे हैं, पूरी फैमिलीज़ बाहर निकल आती हैं। तो ऐसे वक्त में बच्चों को घरों से बाहर लेकर जाना उनके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? और ओवरऑल बच्चों की इम्यूनिटी के हवाले से कोरोना उनके लिए ख़तरनाक है या जो है ना वो सेफ़ हैं इस वक्त, कदरे बेहतर है सूरत हाल उनके लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने मासूम लोगों को बचा के रखा हुआ है। अभी तक इस वायरस में जो बच्चों में डेथ्स हैं वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, बट वो एक पोटेंशियल कैरियर है। इसका मतलब ये है कि उनमें वायरस अगर आ जाए तो वो दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और हमारी जैसे सोशल हैबिट्स हैं कि अगर बच्चा हमारे पास आता है तो उससे हमारा कॉन्टैक्ट सबसे क्लोज़ हो जाता है।
सो एडवाइस तो यही होगा कि उनको गैदरिंग में ना लेके जाया जाए और उनको भी अब से वही बातें जैसे सर बता रहे थे कि ये जो बातें हैं सारी हमारी रिलीजियस बातें हैं। आप सफाई निस्फ़ ईमान है, हाथों को साफ़ रखना, अगर वज़ू 5 दफ़ा कर लें तो वही प्रोसेस जो हम समझा रहे हैं वो हम बार बार रिपीट करते हैं। तो उनको ये बताया जाए कि जब वो जाते हैं, जब स्कूल में जाते हैं वो तो अब बंद हैं, जब वो स्टेज पे जा रहे हैं तो वो जो रेलिंग है उसको टच ना करें और उनको पता होना चाहिए कि अगर किसी अननेसेसरी चीज़ को उन्होंने टच किया है तो अपने हैंड को ज़रूर वॉश करें और कफ का स्नीजिंग का ये हमें उनको ज़रूर बताना चाहिए। अभी से बच्चों की ट्रेनिंग हमें करनी चाहिए। ये इस बीमारी के लिए नहीं, जितनी भी हमारी जैसे आपकी बात करें ना डॉक्टर इरफान के बच्चों की ट्रेनिंग, ये तो लगता है कि अब आगे जाके भी हमें ऐसे अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा ही बना लेना चाहिए कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको टच ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें ताकि हम और भी बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहें। तो बच्चों के लिए बेहतरीन वक्त है कि आप उनको इसी तरह से ट्रेन करें ताकि वो बड़े भी हों तो इसी चीज़ों को फॉलो करें। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब भी मेरे साथ में ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने वाइस चांसलर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के यूनिवर्सिटी के। आपको वेलकम करेंगे प्रोफेसर साहब। सबसे पहले तो बात यही है कि हम जो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एक और इशू ये है कि लोगों की एहतियात या लोगों को अभी समझ आने के साथ साथ ये जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है इसको किस हद तक हमें और कैसे इंक्रीज करना है, क्योंकि जब तक हमें एक्चुअल नंबर्स पता ही नहीं होंगे कि कितने लोगों में तस्दीक है, हो सकता है मैं कैरियर हूं, मेरा टेस्ट नहीं हुआ, तो ये तो फिर एकदम से सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी अगर जैसी हम टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं। मेरा ख्याल ये है जी कि एक तो अगर पाकिस्तान की आप सूरत हाल देखें और इंटरनेशनल सिनेरियो में कंपेयर करें जिसमें हमारे पास चाइना है, अमेरिका है, इटली है, यूके है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। इसका 3000 प्लस के करीब जो केसेस हैं और इस बेहतरी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लेवल पे और मेडिकल प्रोफेशन के लेवल पे जो तैयारी थी वो इन टाइम शुरू हो गई थी। आप देखिए जब पहला केस पाकिस्तान में हुआ इससे 2 महीने पहले जो ट्रेनिंग कोर्स हुआ वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ जिसमें दोनों सेक्रेटरी थे, मिनिस्टर साहिबा खुद मौजूद थी, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज आई, सो अवेयरनेस कैंपेन ट्रेनिंग तमाम डॉक्टर्स में थी। फिर तमाम अस्पतालों में तैयारी की गई, हॉस्पिटल्स में जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट, आइसोलेशन के बेड्स और क्वारंटाइन के लिए बेड्स उनको इस्टेब्लिश किया गया। तो मैं समझता हूं कि वो तैयारी बरवकत थी, टाइम पे थी और फ्यूचर नीड्स को देख के तैयारी की थी। और जहां तक टेस्टिंग का ताल्लुक है, अब माशाल्लाह टेस्टिंग भी उसी अंदाज में हो रहे हैं। हमारे पास लेबॉर्ट्री है, शौकत खाने में चुगताई है, गवर्नमेंट की IPH लैब है, जिना LGH, इन तमाम अस्पतालों में निश्तर समेत टेस्ट हो रहे हैं। और अभी मैं आपको बताऊं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाइनीज़ डेलीगेट आया पाकिस्तान में और ये 8 मेंबर डेलीगेट जिसमें फिजिशियन, इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट, जिसमें पब्लिक हेल्थ के लोग थे। हमने उनसे पूछा कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपसे हमें क्या सबक सीखना है और किस चीज को फॉलो करना है। तो उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था कि लॉकडाउन, स्टे एट होम। और आपके इस चैनल की वजह से मैं ये मैसेज देना चाहता हूं पब्लिक को कि मेडिकल प्रोफेशन फोर फ्रंट पे है, गवर्नमेंट फोर फ्रंट पे है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फोर फ्रंट पे हैं। पब्लिक को ये काइंडली मैसेज है, प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ और घर में रह के नमाजें पढ़ें, दुआ मांगे, तिलावत करें, मुल्क और कौम के लिए दुआ करते रहें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है हमारी कर्व जो है फ्लैट हो जाएगी और हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरह से भी बात हो रही है प्रोफेसर मोहम्मद शुएब शफी साहब के इस लॉकडाउन को मजीद इंक्रीज भी करना पड़ सकता है, एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है, क्योंकि यही इस वक्त जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, लोगों की मौशी सूरत हाल भी तशवीशनाक होती जा रही है, रमज़ान का भी आगाज़ होना है, तो आपको लगता है कि इसको मजीद ही एक्सटेंड करना पड़ेगा फर्दर? देखें जी, ये जो आपने सवाल किया ये हुकूमती फैसले हैं और चारों सूबाई हुकूमतें और फेडरल हुकूमत मिल के हेल्थ डिपार्टमेंट और जो एक बड़ा डिपार्टमेंट बन गया है वो फैसला करेंगे, उसमें हमें अपनी राय अभी नहीं देनी चाहिए। मैं आपको ज़रिए एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर गोंदल साहब बैठे हैं, इनको पूरी पब्लिक इनको मुबारक दे रही है कि इन्होंने सबसे पहले डिपार्टमेंट बनाया एमरजेंसी मेडिसिन का और इनके हेड हैं डॉक्टर यार मोहम्मद साहब। एमरजेंसी मेडिसिन एक ऐसा शोबा है जो कि हर अस्पताल की एक फेस होता है और सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा मरीज किस बीमारी का आया है। तो मैं आपके ज़रिए तमाम सूबाई हुकूमतों को रिक्वेस्ट करूँगा, वज़ीर सऊद को रिक्वेस्ट करूँगा कि एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट
अशद ज़रूरत है और वो तमाम टर्शी के अस्पतालों में बना दें, जिसकी एग्जांपल खालिद मसूद गोंदल ने मेयो अस्पताल में बना दी है। उनके पास इस वक्त उनके पास किंग एडवर्ड में 10 ट्रेनीज हैं, 1 सुपरवाइज़र हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में और JPNC में भी ये डिपार्टमेंट शुरू हो गया है। तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पब्लिक सेक्टर में 3 अस्पतालों में इमरजेंसी मेडिसिन का काम हो रहा है, और जिसमें इन्होंने लीड लिया है गोंदल साहब ने। मजीद आप इनसे पूछेगा कि इन्होंने किस तरह बिस्मिल्लाह की और उसके क्या नताइज आ रहे हैं, उससे कितना फ़ायदा हो रहा है। इस तरह आर्म्ड फोर्सेज जो मेडिकल जो है ये फ़ौज के इदारे, उनमें भी CMH में और वहाँ में भी ये खुल चुका है। और इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल इसमें लीड ले रहे हैं, मसलन आगा खान, इंडस हॉस्पिटल, शिफा इंटरनेशनल और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची, ये इसमें। अब हमें ज़रूरत यह है कि हमारे जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इन डिपार्टमेंट्स को अपने अस्पतालों में शुरू करें। उसके साथ मैं बताऊंगा आपको, जो जब इन्फेक्शियस डिजीज़ का मरीज़ आता है तो इन्फेक्शियस डिजीज़ का डिपार्टमेंट सिर्फ इस वक्त सरकारी अस्पतालों में PIMS में काम कर रहा है, जो इस्लामाबाद का इदारा है। ये मैं चाहूँगा कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ के भी डिपार्टमेंट हर शहर में मौजूद हों और टर्शी के अस्पतालों में हों। अगर आज हमारे पास ये डिपार्टमेंट ज़्यादा होते तो हम इस तरह की वबाओं से बेहतर डील कर सकते। कभी डेंगू आ जाता है, कभी ये कोरोना आ गया, अल्लाह ना करे इस तरह बीमारियाँ मजीद आएंगी, ठीक है जी। और कुरान पाक की एक एक बात पे तवज्जो दें। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि बीमारी भी मेरी तरफ से है, शिफा भी मेरी तरफ से है। बीमारी भी जो है वो अल्लाह की तरफ से है और शिफा भी लेकिन बात ये ना कि इससे पहले भी इतनी बीमारियां आई प्रोफेसर साहब, हमने कोई अपना जो हेल्थ रिफॉर्म्स है नहीं किए। हर दफा आते हैं हम सोचते हैं किया जाए, बात होती है, लेकिन उसका आउटकम इस तरह नजर नहीं आता। ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में, जब भी कोई बड़ी पैंडेमिक आता है, कोई बड़ी बीमारी आती है, तो बात यही होता है, सवाल या निशान लग जाते हैं, सवाल उठते भी हैं। लेकिन एक तो किस हद तक काम करने की ज़रूरत है, और अभी जो टेली मेडिसिन का आगाज़ किया है ये कितना इफेक्टिव हो सकता है, इसको आगे प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, किस तरह से काम हो रहा है, बात करते हैं प्रोफेसर खालिद मसूद साहब से। तो बताइएगा ये कितना इफेक्टिव है पाकिस्तान में और ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है अभी इस पे? देखिए जी, मैं इस वक्त 3 बातें करना चाह रहा हूँ। एक तो प्रोफेसर शुएब साहब ने बात की इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एंड आई फील प्राउड टू। जी आवाज़ आ रही मेरी? जी जी आवाज़ आ रही है जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैंने 3 इंपॉर्टेंट बातें कर रही हैं। एक ये कि जो शेफ साहब ने जिक्र किया इमरजेंसी मेडिसिन का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई फील प्राउड किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब जहां इमरजेंसी मेडिसिन का आगाज हुआ। गिव क्रेडिट टू दी आवर हेल्थ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद। उन्होंने ये कहा कि आई वांट टू सी द प्रोफेसोरियल कवर इन द इमरजेंसी। अब प्रोफेसर यार मोहम्मद के साथ हमारे 8 प्रोफेसर राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं और हर किस्म की सर्विसेज इमरजेंसी में है। एक दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज का शोबा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वक्त आर्म फोर्सेस प्राइवेट के साथ शौकत खानम में और सिम्स में हमारे स्पेशलिस्ट मौजूद है। इंशाल्लाह किंग एडवर्ड में वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश दैट डिपार्टमेंट। और आपने बात की है टेली मेडिसिन इस वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और गवर्नमेंट की तरफ से ये था कि जो आउटडोर है इनमें पेशेंट कम आ रहे हैं। जो टेली आउटडोर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कायम किया है, इस वक्त मेरे 10 स्पेशलिस्ट नीचे बैठे हैं और 10 स्पेशलिस्ट में मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक, ENT, कार्डियोलॉजी, गायनी, सेक्रेटरी और कोरोना हेल्प डेस्क 24/7 है। और जो लाइन है कॉमन दैट इज 0304 111 2101। और मैं 1 मिनट के लिए आपसे ये कहूँगा आप कैमरामैन से कि प्लीज़ ये कैमरा शिफ्ट करें जो मेरा टेली आउटडोर डिपार्टमेंट है जिसमें 10 प्रोफेसर में प्रोफेसर बिल्कीस उसका हेड कर रही है मेडिकल डिपार्टमेंट को। तो मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर बिल्कीस से कि टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट से थोड़ा सा अपडेट कर दें कि इस वक्त लोगों की किस किस्म की कॉल्स आ रही हैं और लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है कोरोना से रिलेटेड और टेली आउटडोर से रिलेटेड। ओवर टू प्रोफेसर बिल्कीस प्लीज़।
अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच सर। ये जैसे आपने बताया ये इनिशिएटिव गवर्नर साहब का था और वाइस चांसलर किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 10 घंटों के अंदर ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। ये 2 रूम से इस्टेब्लिश है डिपार्टमेंट। जिस रूम में हम इस पर करंटली बैठे हैं इधर 10 काउंटर्स हैं। ये हमारा टेली ओपीडी है। इसमें साइकियाट्री, कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, मेडिसिन, गायनी, डर्मेटोलॉजी, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ये सारे काउंटर्स हैं जो कि पेशेंट ओपीडी में आते थे और आके अपने डेली सवालात पूछते थे और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे। वो जहाँ जिस हद तक हम उनको टेलीमेडिसिन, स्काइप पे और व्हाट्सएप पे जितना उनके प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं वो करते हैं ताकि ओपीडी का जो रश है वो कम हो जाए। और जहाँ हमें महसूस हो कि पेशेंट क्या स्टेज ऐसी है कि उसे किसी करीबी अस्पताल में जाके दिखाना चाहिए तो वो हम उसको इन्फॉर्म कर देते हैं। हमारा जो दूसरा कमरा है वो कोरोना के लिए डेडिकेटेड है। वहाँ 6 काउंटर्स हैं और इस वक्त वहाँ 6 काउंटर्स साइट के और 10 फोन पड़े हैं जो कि गवर्नर साहब ने खास तौर पे डोनेट किए थे ओनली फॉर कोरोना। और इसमें जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आम पब्लिक को आ रही हैं कोरोना की से रिलेटेड, कफ की और सांस खराब होने की, वो सारे को फोन कर रहे हैं। और अपनी अगर हम टोटल एस्टिमेट लगाएं तो 150 से 200 के करीब हमारे पास फोन कॉल आ रही है। कोरोना का काउंटर हमारा 24/7 चल रहा है। सुबह, दोपहर और शाम 3 शिफ्ट में हमारे कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं और वो कोरोना से रिलेटेड उनकी जितनी क्वेरीज हैं, जहां हमें महसूस होता है कि पेशेंट जरा भी मॉडरेट की तरफ जा रहा है यानी कि उसके सिम्टम्स माइल्ड नहीं है या माइल्ड है और जरा सीवियर होने की तरफ जा रहे हैं, तो हम फौरन उसको बता देते हैं कि जो एस्टैब्लिश्ड सेंटर्स हैं उधर फौरन रिपोर्ट करें। चलें, ये तो एक हद तक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आवाम को मिलेगा, क्योंकि गैर ज़रूरी तौर पर इस वक्त घरों से निकलना और अस्पतालों में जाना उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो अगर आपको कोई छोटी बीमारी है या आपने किसी चीज़ के बारे में पूछना है सिर्फ, तो या आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है तो आप पहले डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। डॉक्टर मोहम्मद इरफान, ये जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क भर में, जो लोकल केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोकना एक चैलेंज है बहुत बड़ा। कैसे इस चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं, कैसे मुमकिन होगा? जी देखिए, फिर बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये केसेस जो बढ़ रहे हैं ये हमारे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ हमारी इंक्रीजिंग टेस्टिंग कैपेसिटी। जो रोकना है वो उसमें इस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा सोशल डिस्टेंस, स्टे एट होम, घर में रहे अनलेस आपको बहुत नेसेसरी वर्क के लिए बाहर जाना ना पड़े। और जब भी किसी ऐसी गैदरिंग जगह जाएँ जहाँ गैदरिंग बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ मास्क पहन के जाएँ और कोशिश करें कि अपने हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल, हाथ की सफाई का बार बार ख्याल रखें। इसमें थोड़ी सी जो मेरी अप्रीहेंशन है, जो हम देखते हैं अपने हॉस्पिटल में हमने ऑब्जर्व किया कि लोग ग्लव पहन के अननेसेसरी सिक्योरिटी फील करते हैं और वो उस ग्लव्स उन्होंने पहने होते हैं, वो हर जगह को टच करने के बाद वही ग्लव्स अपने आँखों को, हाथों, नाक को लगा लेते हैं। अगर वो बेयर हैंडेड हो यानी उन्होंने ग्लव्स ना पहने हो तो उनको वो फील आता है कि उन्होंने किसी अननेसेसरी चीज़ को टच किया है और फिर वो ज़रूर हाथ वॉश करते हैं। तो मेरे मुताबिक अगर आप ग्लव्स के बजाय बेयर हैंडेड रखें तो आपको ये फीलिंग आती है और फिर आप हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। कफ एटिकेट्स पहले भी इस पे बात हो चुकी है, प्लीज़ ट्राई करें कि उसको फॉलो करें। आप खांसते और छींके मारते हुए आप जो टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं वही आप अपने पॉकेट में रख देते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको हमने करना है। सोशल डिस्टेंस का मतलब समझें कि 1 मीटर यानी 3 फीट का डिस्टेंस ठीक है और 2 मीटर यानी 6 फीट का जो डिस्टेंस है वो आइडियलाइज को मेंटेन करने की कोशिश। हमें समझना जरूरी है कि बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे लिए, अपने लिए हम कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो अब ये बार बार आपको कोई बार बार नहीं समझाएगा, ये बातें हो रही हैं, आपने खुद केयरफुल रहना है कि मैं कहाँ टच कर रहा हूँ, कहाँ जो है ना मेरी जो एक्सपोजर हो रहा है, तो उससे हमें मैक्सिमम बचना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
प्रोफेसर मोहम्मद शुएब शफी साहब, जो सूरत हाल है, मसाइल हैं जो डॉक्टर्स के, पैरामेडिक्स के, बहुत मसला रहा। हमने देखा कि अभी तो कुछ हद तक मना भी लिया गया है यंग डॉक्टर्स को भी, और दूसरी जगहों पर भी कंट्रोल कर लिया गया है सिचुएशन को। किस हद तक उनको अभी हमें फैसिलिटेट करना है, क्योंकि अगर ये हमारे जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो वॉरियर्स हैं, अगर ये इफेक्ट होना शुरू हो गए और ये आइसोलेशन और क्वारंटाइन में चले गए, तो फिर कौन हेल्प करेगा आवाम की यहाँ पे? तो हमारे इनके मसाइल कितने इंपॉर्टेंट है इस वक्त इनको एड्रेस करना? हाँ जी, ये देखिए जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और लास्ट टाइम मैंने ये कहा था और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो हमारे पैरामेडिक्स हैं, स्टाफ नर्सेज और हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो हमारे कॉलेज ने 28,000 पेशावर से कराची तक, कोयटा से गिलगित-बल्तिस्तान तक प्रोवाइड किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तनदेही से वो काम कर रहे हैं। मैं सबसे सलूट मारूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। जब उनको कोयटा का पता चला इंसिडेंट तो फौरन उन्होंने एक्शन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा में वो प्रोटेक्टिव गियर्स पहुंच गए हैं और वहां हालात कंट्रोल हो गए हैं और जो इंसिडेंट हुआ उसकी हम सब शर्मसार हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है जी। लेकिन जहां तक बाकी अस्पतालों का ताल्लुक है उसमें कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन खुद भी अपने तौर पर कुछ मदद कर रहा है और हमारी गवर्नमेंट्स भी इसमें बड़ी एक्टिव हैं। हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी ये किट्स प्रोवाइड करने का वादा कर चुकी हैं, कुछ जगह प्रोवाइड हो गए हैं और गोंदल साहब मजीद शायद बताएंगे कि ये इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अब उसमें स्केयर ज्यादा है, जो लोग ज्यादा एक्सपोज हैं उनको तो वो प्रोटेक्टिव गियर्स पहनना बहुत लाजमी है, अदरवाइज मास्क से और एक और तरह के प्रोटेक्टिव गियर्स हैं जो हमने प्रोवाइड किए हैं लोगों को, जिनके जरिए वो बच सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त मीडिया ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेडिकल प्रोफेशन को आप लोगों ने वो इज्जत और रिकग्निशन दिलवा दी है जिसके पिछले 70 साल से वो काम कर रहे थे। आप देखें हमारे कई डॉक्टर्स तो बगैर तनख्वाहों के वॉलंटियर करके, गोंदल साहब बताएंगे, कई लोग जो जॉब के बगैर हैं वो आ गए हैं, उन्होंने वॉलंटियर के नाम लिखा दिए कि जी हम काम करना चाहते हैं। जहां कोरोना के मरीज हैं वहां गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी बात की है कि अस्पताल आइडेंटिफाई कर दिए हैं ताकि वो मरीज हर अस्पताल में जाके बीमारी मजीद ना फैलाते फिरें। गवर्नमेंट ने हर शहर में हॉस्पिटल लोकलाइज कर दिए गए हैं इसीलिए ताकि डिजीज वो करे। लेकिन आप यकीन करें कि जो मेरे बच्चे जिस तनदेही से काम कर रहे हैं, जितनी बहादुरी से काम कर रहे हैं, यही हमारे मुल्क का पोस्ट कोरोना का जो वक्त आना है ना, आप देखिएगा इस कौम का मोराल कितना हाई होगा और यही लोग हमारे लीडर्स बनेंगे इंशाल्लाह। तो हमने उनको प्रोटेक्टिव कवरिंग भी देनी है और हमारे गवर्नमेंट से ये भी कहा है कि उनको थोड़ा बहुत हेल्प भी करेंगे और हमारे स्टूडेंट्स को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि हम उनके साथ खड़े हैं, हुकूमत भी उनके साथ खड़ी है और पाक फौज भी उनके साथ खड़ी है। तो इंशाल्लाह इनका मोराल बड़ा हाई है, मेरा इनसे इंटरेक्शन रोज होता है और दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और अल्लाह की मदद से वो इसके मुताबिक जंग में हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह हमें इसमें फतह हासिल होगी अल्लाह की मदद से। अच्छा, एक और बात करना चाहूंगा मैं, ये जो बात कर रहे हैं, जी कीजिए। मैं मजीद बात कर रहा हूं कि अभी जो इमरजेंसी मेडिसिन की गोंदल साहब ने बात की थी, जो इन्होंने लीड ली और इन्होंने एक मिसाली इदारा बना दिया जिसमें 24 आवर्स प्रोफेसोरियल स्टाफ काम करता है। जो मैं चाहता हूँ, जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन चाहता है, दुनिया का लेवल ये है कि इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट हो। उसके अलावा एक बड़ा अहम इदारा है जी जिसका नाम होता है क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंतहाई निगाहदाश्त का महकमा। अब वो इसकी सीवियर डेफिशिएंसी है। मैं तमाम वज़ारा सेहत से और फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा इसको भी हंगामी बुनियाद पर क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट को इमरजेंसी मेडिसिन और इन्फेक्शन डिजीज के साथ साथ ये इस डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर लें। और ये इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में 12 ट्रेनिंग्स काम कर रहे हैं। मेयो हॉस्पिटल में ऑलरेडी इसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है उस लेवल की, लेकिन ये मेयो और सर्विसेज पूरे पंजाब को कैटर नहीं कर सकेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कराची में 4 ट्रेनिंग्स और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी पिम्स में सिर्फ 1 ट्रेनी काम कर रहा है। अब देखें क्रिटिकल केयर में भी जो लीड ली है वो पब्लिक सेक्टर में ली है, आगा खान ने, शिफा में, शौकत खान हॉस्पिटल है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये होगी कि ये चीज पब्लिक सेक्टर में भी आए, क्योंकि जब मरीज ज्यादा सीरियस हो जाता है तो क्रिटिकल केयर वाले डॉक्टर साहब संभालते हैं और क्रिटिकल केयर में वेंटिलेटर इस्तेमाल होता है। मैं आपको दोबारा फिगर्स दे देता हूं कि क्रिटिकल केयर के इस वक्त जो है ना टोटल इदारे वो 14 इदारे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें 13 सुपरवाइजर्स और 40 ट्रेनीज। तो 13 और 40 को ऐड करें तो ये 53
लोग ऐसे हैं पूरे मुल्क में जो स्पेशलिस्ट हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए वेंटिलेटर्स को, तो वेंटिलेटर्स अगर आ भी जाते हैं हमारा मुल्क उतने वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। लिहाजा हमें जरूरत है कि हम वेंटिलेटर पे काम करें, डॉक्टरों को मजीद ट्रेनिंग दें। CPSP साथ खड़ा है अपनी हर सूबाई महकमा सेहत के साथ। अच्छा प्रोफेसर साहब, मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, तो इंशाल्लाह उनका सवाल पहले शामिल करते हैं। साइमा, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल डॉक्टर इरफान से है जी। एक्चुअली अब खांसी की काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स तो मतलब पता चल चुके हैं कि मतलब ये सब कोरोना के हो सकते हैं इस तरह से, लेकिन अभी भी देखने में आ रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं हॉस्पिटल जाने से, और मतलब हॉस्पिटल जाने को अवॉइड कर रहे हैं तो पता नहीं उधर क्या हो रहा है और किस तरह। तो इस पे थोड़ा सा बता दें कि मतलब हॉस्पिटल जाने से डरना नहीं है, मतलब चेक करवाना चाहिए, क्या उधर सिस्टम है, क्योंकि कुछ अगर इरफान ये कॉल मेरी तरफ शिफ्ट कर दे तो क्या ना आंसर दे इरफान? जी सर, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, आप भी जवाब दे दीजिएगा डॉक्टर इरफान से भी ले लेते हैं जवाब। सर मेरा ख्याल मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, फिर इरफान जवाब दे देगा कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। इस वक्त अगर आप एप्रीहेंडेड हैं अबाउट कोरोना तो 6 की 6 यूनिवर्सिटी में टेली मेडिसिन का डेस्क है, इसमें कोरोना हेल्प सेंटर 24/7 है जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। आप घर से बैठ के कॉल करें और अपनी सारी एप्रीहेंशन को दूर करें। एक और सार चीज़ है कि जो हमने डेस्क किया है कायम यहाँ पे सेक्रेटरी का, इसमें अगर आप फील कर रहे हैं एंग्जाइटी है या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो हमारे 8 सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक सेक्रेटरिस्ट भी मौजूद होंगे और 24/7 कोरोना के मशरों के लिए लोग मौजूद होंगे। अब इरफान मेरे ख्याल इसमें और कुछ ऐड करेंगे। सही जी इरफान। जी सर, बिल्कुल ठीक सर। ये जो टेली मेडिसिन है ये ऑलमोस्ट हमारे हर हॉस्पिटल में अब काम कर रही है और इससे ये रब्ता ज़रूर करें, और हर कफ कोरोना नहीं होती, ये ज़रा जहन में रखें। और हर अलामत को प्लीज़ उससे जोड़ने की कोशिश ना करें। लोग सोच के उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, ये भी कि ये कोरोना का एलिमेंट है। अगर आप में अलामत हैं तो मेरी ज़रा रिक्वेस्ट ये होगी कि आप हर जगह पे ये लिखा हुआ है, ये समझाया भी जा रहा है कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन का मतलब क्या है। कोशिश करें कि आप अपने आप को सेपरेट कर लें, और ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और ये सेपरेट रखें। अगर खुदा न खास्ता आपकी अलामत बढ़ जाती हैं, आपके सांस में दुश्वारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ज़रूर आपको चाहिए कि आप फिज़िकली डॉक्टरों को चेक कराएं। उससे पहले तक हमारी टेली मोस्टली हमारे पेशेंट्स को उनके जो एप्रीहेंशन है उनको सॉल्व कर देती है। और एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता दूं, अभी तक जितने भी पेशेंट एडमिटेड हैं जी, इंटरेस्टिंगली वो हमारे जो अभी तक स्टैटिस्टिक्स हैं वो यही बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वो माइल्ड हैं, एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें वो अलामत नहीं है, तो उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हम पे जो करम किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स का, तो हमारा डेथ रेट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बहुत कम है। हम बेशक अपने केसेस नहीं कर रहे, लेकिन अगर इस केसेस को मल्टीप्लाई भी कर ले तो मैंने जहाँ तक अपना जर्नल का हमने डाटा कल जो देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेथ रेट उस तरह सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ नहीं किया। तो अल्लाह इज़ हेल्पिंग अस, बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे बस में है वो तो शुरू में ऐसे ही है कि जो 13-13.5 लाख के केसेस करीब रिपोर्ट हुए हैं उसमें भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो डेथ रेट जो है वो कम है, ज़्यादातर लोग रिकवर कर चुके हैं। तो इससे हमें क्या करना है, प्रिकॉशंस ही करनी है। अभी भी कौन सी ऐसी गलतियां हैं गोदल साहब जो अभी भी लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, जिन्हें नहीं करना, जिन्हें दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें अभी इस वक्त अपनी सोसाइटी से? देखें जी, इसमें मैं थोड़ा सा वो शैब साहब की बात को आगे लेके चलूँगा कि मेडिकल प्रोफेशन के इस वक्त लोग फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से अटैच 7 अस्पताल के डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स इस वक्त पूरे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के साथ है। शैब साहब ने PPE का जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि आप लोगों की भी वजह से और गवर्नमेंट के कंसर्न की वजह से अब PPE हमारे तमाम डॉक्टर्स को उस अंदाज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और 2 दिन पहले मीटिंग जो हमारी हुई है वाइस चांसलर और प्रिंसिपल्स की, एंड आई मस्ट मेंशन एंड अप्रिशिएट बैरिस्टर नबील अवान को, उन्होंने कैटेगोरिक इंस्ट्रक्शन दिए हैं तमाम VCs और
म्यूनसिपल को, MSs को कि तमाम डॉक्टर्स को मतलूबा मिकदार में PPE प्रोवाइड किए जाएं और इनकी आप स्टोर कर लें फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो एक है। दूसरी बात, जहां तक अवाम को मैसेज दे रहे हैं कि क्या गलतियां हम कर रहे हैं, गलतियों में ये है कि लॉकडाउन का गवर्नमेंट ने एक मैसेज दिया। अब लॉकडाउन इसके लिए कि इंक्यूबेशन पीरियड फॉर 2 वीक्स है, 2 हफ्ते के बाद वो इंक्यूबेशन पीरियड खत्म उसका हो जाता है। तो 2 हफ्ते का लॉकडाउन इस अंदाज में हो कि वो प्रॉपर लॉकडाउन हो। अनफॉर्चुनेटली जब 2 हफ्ते खत्म हुए 5 अप्रैल को, वी सॉ द पीपल ऑन द रोड्स। अब लॉकडाउन जो एक्सटेंड हुआ है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल दी पीपल एंड द पब्लिक थ्रू योर मीडिया कि हम इस वक्त फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं। आप बेफिक्र रहें, घरों में रहें, प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, घरों में रह के दुआ करें मुल्क के लिए, कौम के लिए, इदारों के लिए। बिल्कुल सही। प्रोफेसर मोहम्मद शुएब शफी साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते कि इस वक्त सब लोगों को क्या करने की ज़रूरत है कि हम इस वबा से महफूज रहें? जी, मैं यही मैसेज दे रहा हूँ कि जो अभी गोंदल साहब ने दिया है कि स्टे एट होम, स्टे एट होम, स्टे एट होम। और मुझे ये वाकई खुशी हो रही है कि हमारी आवाम में, जो मैंने अपनी 60 ईयर्स की ज़िंदगी में जितना आवाम में शऊर और ओबीडियंस टू द गवर्नमेंट, ये भी अल्लाह का हुक्म है ना कि जो हुकूमत वक्त है वो आपके लिए प्लान करिए तो उससे आप कोऑपरेट करें, उसकी बात माने। जितना लोगों ने किया है ना, कोऑपरेट किया है, वो मेरे ख्याल हमारी कौम में इतना पहले नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम में अब डिसिप्लिन भी आ गया है। जूनियर डॉक्टर्स में एक मोटिवेशन और पैरामेडिक्स में एक जज्बाती हद तक इतनी ज़्यादा डेडिकेशन आ गई है कि अपनी मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए वो खुद जान देने को तैयार हो गए हैं। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन अगर हमारी अवाम प्लीज़ अगले 2 हफ्ते के लिए घर बैठ जाए और घर बैठ के अल्लाह को याद करे, दरूद पाक पढ़े, कुरान पाक पढ़े, इतना अच्छा मौका मिल गया जिक्र करने का, वो अल्लाह को पकड़े और अल्लाह से मदद मांगे। मैं श्योर हूँ कि ना सिर्फ हम कोरोना से करेंगे बल्कि हमारे कौम का जो मैं देख रहा हूँ फ्यूचर में मिजाज ही बदल जाएगा। आप देखिएगा ये कौम पूरी दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में इंशाअल्लाह शामिल होगी और एक लीडरशिप रोल हमारी गवर्नमेंट दे रही है। ये कौम को एक लीडरशिप रोल दे रही है फ्यूचर के लिए। तो इंशाल्लाह सिर्फ ये है कि हमने इस अगले दिनों में नए डिपार्टमेंट भी बनाने हैं जिनमें क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी मेडिसिन और इन्फेक्शियस डिजीज। और अच्छी बात मैं बता चलूँ आपको कि पीडियाट्रिक्स के हवाले से बच्चों के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में, बिल्कुल जी वक्त मेरे पास बहुत कलील रह गया। डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते, क्या मैसेज आपका? जी, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर ली। मैं आवाम से अपील ये करूँगा कि हमारे प्रोफेसर से ले के वार्ड बॉय तक बग़ैर किसी कंडीशन के वो दिन रात काम कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने घर में स्टे करें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम पे ट्रस्ट करें, अल्लाह से रहम की अपील करें। हम जो भी कर लें, बड़ी बड़ी नेशन जिनके पास सब कुछ था वो सरेंडर कर चुकी हैं, तो एक सबसे बड़ी पावर हमारे ऊपर बैठी है, उससे दुआ करें। इंशाल्लाह ताला हम इसको अनकरीब डिफीट दे दें। बिल्कुल ऐसा ही है, दुआ करें और एहतियात करें, अपने घरों में महदूद रहिए। और जिस तरह से हमारे जो फ्रंट लाइनर्स हैं जो आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, आप जान पर खेलकर कौम को बचाने की कोशिश करें, तो आप उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने घरों में मौजूद रहिए, इस बात को समझिए। ब्रेक लेते हैं। आप तमाम तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरीके से काम करते रहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन द शो। तो अब बात करेंगे कुछ मईशत की सूरत हाल पर। हम देख रहे हैं कि जो कोरोना की वजह से इम्पैक्ट है वो दुनिया भर पे आया है और दुनिया भर की जो मईशतें हैं उसके ऊपर शदीद उसका इफेक्ट आते हुए हम देख रहे हैं कि वो मुतासिर हुई हैं। आज जो मुल्की मईशत है उस पर बात करेंगे क्योंकि मुख्तलिफ पहलू हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। सबसे पहले तो चेयरमैन FBR तैनात कर दी गई हैं नौशीन जावेद अमजद साहिबा, उनको लगा दिया गया है। और दूसरी तरफ उनको लगाने के बाद क्या चेंजेस आते हमें नजर आएंगे और फिर इस फैसले को जो हमारे माहिर मुआशियात हैं वो कैसे देखते हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत इजाफा हो रहा है। डॉलर की कीमत में तो जब भी डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो मुल्क के कर्जे यकीनी तौर पर बढ़ जाते हैं और ऐसी सूरत हाल में जहां कोरोना की वजह से ऑलरेडी आपकी मईशत नुकसान में है, आपकी मईशत को मजीद चैलेंजेस हैं, तो उसमें डॉलर का बढ़ना, इस पर भी बात होगी। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेज पर भी बात करेंगे। बातें हो रही हैं कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया और ये किस हद तक जो है ना वो कारामद होगा, ये फैसला कैसे
कैसे देख रहे हैं, और फिर दुनिया भर में जो कोरोना के बायस हमने देखा कि मार्केट्स में मुसलसल मंदी का शिकार थी, वो मार्केट्स में मुसलसल मंदी का रुझान देखा जा रहा था, वो अब कुछ उतार चढ़ाव की पोजीशन में आती दिखाई दे रही हैं। तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आबिद सुलैरी साहब जो कि माहिर मुआशियात हैं। वेलकम टू द शो आबिद सुलैरी साहब। साथ साथ मेरे साथ जफर मोतीवाला साहब भी मौजूद हैं, वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करेंगे जफर साहब। सबसे पहले आबिद सुलैरी साहब, कैसे देख रहे हैं आपके हुकूमत ने चेयरमैन FBR को तैनात कर दिया, नौशीन जावेद अमजद साहिबा को आप कैसे देखते हैं इस फैसले पे? देखिए, अनसर्टेनिटी जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए तो वो बिल्कुल ही एक किलर फैक्टर होता है। शबर जैदी साहब की रुखसत पे जाने के बाद से जब तक ये एडहॉक अरेंजमेंट चल रहा था तो यकीनी तौर पे स्टाफ जो है वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड भी था। IMF को भी चीज़ें फाइनल करने में मुश्किल पेश आ रही थी, चूँकि IMF को जानना था कि इस टीम को लीड कौन कर रहा होगा, ये कर रही होंगी। और नौशीन साहबा को जो एडहॉक चार्ज दिया गया था, ऑब्वियसली वो भी ये वेट कर रही थी कि या तो उनको परमानेंट किया जाए या किसी और को उनकी जगह पे अपॉइंट किया जाए। तो ये एक अच्छा फैसला है कि कम से कम वो जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म होगी। अब ये जो रवा माली साल है उसके आखिरी अप्रैल तो शुरू हो चुका है, अब आखिरी 2-2.5 महीने में यकीनी तौर पर वो टारगेट शायद अब कोरोना की वजह से अगर ना भी होता तो पूरा नहीं होना था, लेकिन कम से कम अब एक पॉलिसीज का तसलसल जो है वो नजर आना शुरू हो रहा होगा कि देयर इज अ परमानेंट पर्सन, और वो है भी इनसाइडर है डिपार्टमेंट के अंदर से हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हैं, तो उनकी बाइन जो है वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स में ज्यादा होगी शबर जैदी साहब की निस्बत। सही। तो आपको क्या लगता है जफर मोतीवाला साहब कि उनके लिए चैलेंजेस क्या होंगे आगे, अभी जिस सिचुएशन में वो आई हैं, मजीद क्रूशल सूरत हाल है, और उनको आप कहाँ इस वक्त देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल? देखिए, परफॉर्मेंस तो पूरी FBR की अभी तो नेगेटिव में जा रही है, कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया है। हमारे इंपोर्ट्स बंद हो गए हैं, तो इंपोर्ट्स में जो टैक्सेशन लगती थी, जो FBR कलेक्शन था, वो खत्म हो गया है। शबर जैदी साहब ने कोई ऐसे प्रोमिसेस किए थे गवर्नमेंट को जो नहीं कर सके, उसको परफॉर्म नहीं कर सके। दूसरा, उन्होंने जो स्मॉल जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री वाले हैं, जो दुकानदार हैं छोटे, उनके ऊपर जो उन्होंने टैक्सेशन के मद में उन्होंने जो काम किया था वो बुरी तरह फेल हुआ। फिर सबसे बड़ी बात यह कि उनको बीमारी का बहाना करके उनको रुखसत किया गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में और बिजनेसमैन के सर्कल्स में एक वसवसे आ गए थे कि कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है शबर साहब को कि वो नजर ही नहीं आ रहे। पहले तो हर रोज टीवी पे होते थे, फिर अब जो ये हुआ, मेरे ख्याल में जो खुशाइन बात है वो ये है कि नौशीन जो डिपार्टमेंट अंदर के डिपार्टमेंट्स आई हैं, क्योंकि रिजेंटमेंट शबर के लिए थी डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों की भी, ये आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूं, और वो रिजेंटमेंट जो थी नजर आ रही थी। अब जो नौशीन साहिब आई हैं 22 ग्रेड पर हैं, वो अंदर से डिपार्टमेंट से आई हैं, जो राइटफुली उनका हक बनता है। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा कदम है कि एक वसवसे का फैसला हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो ये चले ये सारे मामलात हो गए, अभी जो कोरोना की वजह से सूरत हाल है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान में एक तरफ कोरोना पेंडेमिक है तो दूसरी तरफ भूख है जो उससे भी बड़ा मसला है, और जिसकी वजह से लोग भी कह रहे हैं कि हमें आप कब तक घरों में महसूर रखेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है और राशन भी खाली एक हल नहीं है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए भी, और इसके लिए क्या इकदाम होने चाहिए? दोनों से इसी सवाल को लेकर आप लोगों की तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहले आबिद सुलैरी साहब। देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, ये पूरी दुनिया के इस वक्त मसला बना हुआ है कि ये लॉकडाउन जो है ये कब तक चलेगा। जाहिर है बीमारी का कोई पता नहीं कि उसकी वैक्सीन वगैरह कब आती है, कब चीज़ें जो हैं वो रिलैक्स की जा सकती हैं। और लॉकडाउन को पार्शली या जल्दी ख़त्म कर देने का नुकसान ये होता है कि अगर कहीं भी वो बीमारी दोबारा रीसर्फेस कर जाए तो उसके आने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हुकूमतें जो हैं वो अपना एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश तो यकीनन कर रही हैं। अब सिर्फ ये देखना है कि कितनी जल्दी उन लोगों को जो डेली वेजर हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स
हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनका के रोजगार बुरी तरह से मुतासर हुआ है, उनको बाइज्जत तरीके से कैसे एक सोशल सेफ्टी नेट के अंदर लाया जा सकता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की जा रही है। उसके लिए वॉलंटियर्स को एंगेज करने की कोशिश भी की जा रही है। इस वक्त सूबाई हुकूमतें जो हैं उनके अपने प्रोग्राम्स भी अलहदा से लॉन्च हैं, जैसे पंजाब गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का एक अपना प्रोग्राम लॉन्च है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो एक चीज़ मिस हम देख रहे हैं मिसिंग, वो पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का ना होना है। यूनियन काउंसिल लेवल पे जब तक आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मौजूद नहीं होगी, लोगों को जो मैसेज फिलहाल आ रहे हैं वो उनको आता है कि ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता करें, और पंजाब में ज़िले इंतज़ामिया से मिलना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके काम करना। अगर यहाँ पे इस वक्त लोकल गवर्नमेंट मौजूद होती तो लोग अपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के पास जाते, अपने काउंसिलर के पास जाते, शायद चीज़ें आसान हो जाती। तो इट्स लर्निंग बाय डूइंग। अब देखिए कि ये किस तरीके से अनफोल्ड होती है सारी कोशिशें इनकी। ठीक है जी जफर मोतीवाला साहब, एक तरफ कोरोना का चैलेंज, एक तरफ भूख का चैलेंज, ये यकीनी तौर पर है हुकूमत को, क्या करे इस वक्त? देखिए, कोरोना इंसानों तक, पाकिस्तानियों तक पहुंचने से पहले ही कोरोना जो था वो हमारी इकोनॉमी को लग चुका था। आप ये देखिए कि पहले साली जब जैसे ही हुकूमत आई तो असद उमर साहब का खुद एडमिटेड है कि उनकी परफॉर्मेंस उस डिपार्टमेंट में नहीं सही थी, और वो बार बार कह रहे थे कि हम इसकी तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे। इस करते हमें जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि IMF ने अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे देने के लिए, कर्जा देने के लिए, वो एक किस्म से सख्त करते गए। तो हमारी इकोनॉमी पहले से बैठी हुई थी, उसमें सोने पर सुहागा ये आया कोरोना, जिसने 2.9 की जगह 2% की GDP की अब खबरें आ रही हैं, जो मेरे हिसाब से नेगेटिव होती है किसी मुल्क के लिए भी, क्योंकि जब कोई मुल्क 7.5-8% से बढ़ता है तो जो 15 लाख नया बच्चा जॉब के लिए मार्केट में आता है वो खप जाता है। अब ये 15 लाख ये बच्चे आप इस साल के गिन लें, और 1.35 करोड़ मेरे ख्याल में वो हैं जो जॉबलेस होंगे, जिनकी नौकरियां खत्म होंगी। तो 1.5 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो बगैर जॉब के होगा। बड़ी खतरनाक बात है, बड़ा मुश्किलात के लिए बात आएगी। अब आप आगे चले कि जो आपने कहा भूख का, और ये तो भूख का तनासुब सिर्फ कराची में जो फिगर्स आ रहे हैं वो ये कि 25 लाख लोग जो हैं वो अभी भूख से मुश्किल में सिर्फ कराची के अंदर हैं। अब मसला ये हो गया है कि ये इसको हैंडल करने के लिए डिफरेंट सूबों ने डिफरेंट काम किया है। सिंध ने सख्ती की है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम एज अ कैपिटल मार्केट के लोग हैं, हम फेडरल के अंदर आते हैं, स्टेट बैंक फेडरल के अंदर आती है, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको भी वही डंडा बरदार स्टाइल में कर रहे हैं। हमारे स्टाफ को मार्केटों तक एक्सेस नहीं मिल रही, मुश्किलात होती हैं, उनको आना जाना सख्त कर दिया गया है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप कोरोना के लिए ईजीनेस करें, लेकिन अब कहीं ना कहीं से आपको बिजनेसेस को रीस्टार्ट करने की तो कोशिश करनी पड़ेगी। जो जॉब के बगैर हैं उनको आपको सैलरियां पहुंचानी पड़ेंगी। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केटों से उस एरिया में आ रहे हैं जो रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पर अपनी भूख की सदा लेकर बैठे हुए हैं, उनका कोई इलाज करना पड़ेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आबिद सुरैर साहब, आप समझते हैं कि वो जो इमरान खान साहब ने एक तो 50 लाख घरों का वादा किया था, इसको भी यूटिलाइज कर लें, उन लोगों को अकोमोडेट करने की भी कोशिश करें, और फिर दूसरी तरफ ये कि जब बिल्डर्स को इतना फैसिलिटेट किया गया है, डेवलपर्स को और बिजनेस कम्युनिटी को करने की बात हो रही है, तो आवाम के लिए भी ज़रा कुछ सोचें, रास्ते दें कि उनके पास भी तो इतना कैपेसिटी नहीं रहेगी कि इस वक्त वो ख़रीदारी कर सकें या जो है ना कंस्ट्रक्शन में या जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। देखिए, ये पॉलिसी मिल जाए जी, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो पॉलिसी और पैकेज दिया गया है उसमें चीज़ें जो है वो सारी अच्छी हैं और वो इकॉनमी को बूस्ट करेंगी, लेकिन उस वक्त करेंगी जबकि आपका बिजनेस एज यूजुअल जो है वो वापस आएगा। अगर हम ये समझें कि ये जो पैकेज है ये इस वक्त कोरोना अफेक्टेड सोसाइटी और कोरोना अफेक्टेड इकॉनमी को वापस पैरों पे खड़ा कर देगा, या इस वक्त डेली वेजेस जो हैं उनकी मुश्किलात को हल कर देगा, तो वो यकीनी तौर पे नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता कल को जब इसकी वैक्सीन निकल आती है, चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं,
तो फिर यकीनी तौर पे आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक बूस्ट होता हुआ नजर जो है वो आएगा। लेकिन उस वक्त हमें ये देखना होगा कि उस वक्त IMF जो है क्या वो इस बात की इजाजत देगी कि आप आके कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर लें और आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, या क्या फाटक जो है वो उस वक्त इसकी इजाजत देगा। तो ये दोनों तरफ इसके प्रॉज एंड कॉन जो हैं वो मौजूद हैं। आज अगर फाटक ने आपको अक्टूबर 2020 तक की डेट दे दी है जो एक्शन प्लान्स थे उन पे अमल दरामद करने की, तो इसका मतलब ये है कि अगर तो आप उससे पहले कुछ कर लेते हैं तो ठीक है, वरना फौरी तौर पे जो पहला क्वेश्चन आएगा वो फाटक की तरफ से आएगा कि जी ये मनी जो है ये शायद टेररिज्म फाइनेंस स्पॉन्सर्ड मनी थी, या ये मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुई थी और यह पैसा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गया। इसी तरीके से IMF जो है वो फौरी तौर पे आ जाएगी कि जी इस पैसे पे टैक्स नहीं दिया गया, इसको एमनेस्टी कैसे दी जा सकती है। तो ये इसको इम्प्लीमेंट करना जो है, यानी इसका अनाउंस करना शायद बहुत आसान था, इसको इम्प्लीमेंट करना दोनों तरीके से मुश्किल है, कोरोना के हालात में भी और कोरोना के बाद भी। एंड लेट्स सी कि चीजें वो किस तरीके से अपनी जगह पे बैठती हैं। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है कोरोना की वजह से, मुल्क में भूख बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जफर साहब अभी आपने उसका जिक्र भी किया, तो आप क्या समझते हैं कि जो डेली वेजर्स हैं उनको इस वक्त किस तरह से हमने रीस्टार्ट करना है, मोटिवेट करना है, उनके लिए क्या करे हुकूमत? क्योंकि सिर्फ राशन की तकसीम ही मरहला नहीं है ना, या ये सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है कि आपने राशन पहुंचा दिया बात खत्म हो गई। देखिए, पहला स्टेप तो बात खत्म करना होगा, वही है कि राशन पहुंचाना होगा, और राशन अगर नहीं पहुंचाया है तो यहाँ पर भूख का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। अब जो राशन पहुंचाने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर खुद से कर रहा है, लेकिन उनके पास भी इतनी ताकत अब नहीं रही है, लिक्विडिटी क्रंच के हिसाब से लोगों के डोनेशन इतने नहीं है कि वो हर जगह पर दे सके। दूसरा, मैं ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को करूंगा कि आप कोई भी वेलफेयर बनाना चाह रहे हैं इस टाइप के, उसमें टाइगर का वर्ड तो ना यूज करें। टाइगर ने कभी कोई चीज अपनी दुनिया में, ये वो जानवर है जिसने अपना गोश्त भी किसी को नहीं दिया। तो वेलफेयर के लिए सॉफ्ट एनिमल्स के लिए बात होती है, और वेलफेयर के लिए उनके डिस्ट्रीब्यूशन के चेन को देखना पड़ता है कि वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी तक वो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई लेवल नहीं आया। कुछ दिनों पहले हमें नजर आया था कि पंजाब में वो चीफ मिनिस्टर गवर्नर हाउस के पास पहुंच गए थे बहुत सारे लोग, उनको कहा गया कि आप थाने चले जाए, अपने अपने एरिया के, वो थाने से ले लें। थाने मेरे को तो हंसी आती है कि थाने से कोई चीज एग्जिट करेगी ही नहीं कि वो उनको राशन मिल सके। ये मुश्किलात जो है इजला के लेकर, प्रोविंशियल लेकर, फेडरल सब जगह पर आई हुई है। इसका कोई तरीके से अभी तक गवर्नमेंट के जो थिंक टैंक है उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि जिससे हमें सेटिस्फेक्शन हो जाए कि जिसको खाने को नहीं है उसको खाना मिल रहा है। सही। अच्छा आबिद सुलैर साहब, ये जो सूरत हाल है, डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। जी सुलैर साहब। जी मैं बात कर रहा था कि यकीनी तौर पे इसमें सुकम तो है, लेकिन ऐसा जिस तरीके से बिस्प को और एहसास प्रोग्राम को अनफोल्ड किया जा रहा है, वो जो फिल्टर्स लगे हैं, लोग अपने अपने CNIC नंबर भेजे हैं, यकीनी तौर पे उससे कुछ फ़ायदा तो होगा और फाका होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि कह सकते कि शायद वो सारे के सारे गवर्नमेंट मेजर्स जो हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा मसला है उस हिसाब से शायद अभी रिस्पॉन्स देने में टाइम लगेगा, और उस वक्त तक देखना यह है कि लोगों को अपनी कुव्वत बर्दाश्त जो है वो रहती है उनमें या नहीं रहती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से मुल्कों में इस वक्त राइट की सिचुएशन जो है वो पैदा होती नजर आ रही है। सही। तो आबिद सुलैर साहब, ये जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, आप समझते हैं कि इसके असरात क्या होंगे, और फिर क्या पहली वाली पोजीशन पर आ सकता है जो इस वक्त इकॉनमी की दुनिया भर में सूरत हाल है, और पाकिस्तान के लिए कर्जों का जो चैलेंज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जहां ऑलरेडी हमें बहुत मुश्किल का सामना है इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को? देखिए, इस वक्त तकरीबन IMF के अंदाजे के मुताबिक $85 बिलियन जो हैं वो पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स ने अपने निकाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसी अनसर्टेनिटी थी जिसमें किसी भी जगह, यानी इंटरेस्ट रेट आज पाकिस्तान का कुछ भी होता, यहाँ से डॉलर जाना ही जाना था। इन्वेस्टर्स जो हैं इस बेयकीनी में वो पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इस वक्त हमारी खुशनसीबी ये है जो कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो इस वक्त एक रिकॉर्ड लो पे हैं। अगर कसाद बाजारी आती है जो कि इस वक्त कार्ड्स पे है, तो आपको कमोडिटी प्राइसेस में भी कमी आती हुई नजर आएगी। तो एज एन इम्पोर्टर
शायद हमें उसका थोड़ा फायदा हो रहा होगा, एज एन एक्सपोर्टर हमें उसका नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि हमारी चीज़ों की कीमत जो है वो भी कम हो जाएगी। फिलहाल तो इस वक्त जो पूरी दुनिया के जो बॉर्डर सील है और बॉर्डर क्लोज हैं, इस वक्त शायद आपको बहुत ज़्यादा इस पे बारे में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए कि डॉलर्स जो है वो उसका रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि हमें इस वक्त ये देखना है कि हम सेल्फ सफिशिएंसी में जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उनको किस तरीके से बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। जब ये चीज़ें नॉर्मल होंगी तब देखने की जरूरत। तो अब ये जो सूरत हाल है इसमें जफर मोतीवाला साहब, इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि कर्जे माफ किए जाएं ताकि हमारा जो सर्वाइवल है वो मुमकिन हो सके। इस चीज़ में आपको कितनी पॉसिबिलिटी नजर आती है कि कर्जे माफ हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल जो है ना छूती सी बात है। भाई बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक में बाकर साहब जब से बैठे हैं यूं लग रहा है कि स्टेट बैंक की एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। वो बिल्कुल उधर से कोई सिग्नल नहीं आ रहा। पहले तो इंटरेस्ट रेट के लिए भी बहुत डिमांड थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, बिजनेसमैनों की, कि भाई आप कम करें। वो पहले उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट, फिर 150 बेसिस पॉइंट, जो लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि वो सिंगल डिजिट के लेवल पर लाना चाह रहे थे इंटरेस्ट रेट। दूसरा, डॉलर के फिक्रमंद ना होने, मुझे बिल्कुल लगता है कि फिक्रमंद हो जाए, क्योंकि फिक्रमंद इसलिए हो जाए कि अगर ऑयल प्राइसेस घटी हुई है दुनिया में तो उसका अगर हमको बेनिफिट होने का था, वो डॉलर स्ट्रांग और रूपी वीक होने से हमें ज्यादा फेवर नहीं पड़ेगी। दूसरा रूल ऑफ द थंब है कि जैसे जैसे डॉलर महंगा होता जाएगा तो 1 रुपया अगर बढ़ता है तो 100 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है। अब वो 113 अरब रुपया हो, 112 अरब अगर, लेकिन रूल ऑफ द थंब ये है कि 100 अरब रुपए का झटका लगता है। तो ये झटके पाकिस्तानी इकोनॉमी अब नहीं खा सकती है। आप आइसोलेशन में इकोनॉमी नहीं है। आप दुनिया की तमाम करेंसियां देखें, जहां पर टूरिज्म था उन्होंने भी अपनी स्ट्रेंथ करेंसी की नहीं खराब होने दी है। जहां टूरिज्म खत्म हो गया वो भी अपनी करेंसीज को लेकर बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान जिस स्पीड से नीचे उसकी करेंसी जा रही है, पूरे रीजन में और पूरे एशिया में इस स्पीड से कोई करेंसी नहीं गई सिवाय ईरान के। ईरान आइसोलेटेड इकोनॉमी है। ईरान को हमसे कंपेयर करना गलत है। अब ये है कि आप इसके लिए स्टेट बैंक को एक्टिविटी करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आप सुलैर साहब मेरे साथ मौजूद थे, जफर मोतीवाला साहब आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स और मेहमान मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर रही हैं नौशाबा मन्नान जो कि माहिर नफ्सियात हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। वेलकम टू द शो नौशाबा। और मेरे साथ डॉक्टर मोइज़ भी मौजूद हैं जो कि माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर मोइज़, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले डॉक्टर मोइज़, ये जो सूरत हाल है यहाँ, जहाँ पर पहले के दौर में जब घरों में लोग मिलते बैठते थे तो बड़े मसाइल हल हो जाते थे, आज जब लोग घरों में बंद हैं तो मसाइल में इजाफा हो गया है, तो बड़ा जो है ना वो तशवीशनाक सूरत हाल हो गई है। क्यों? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान में कोरोना की वजह से तलाक़ें नहीं होंगी। वजह ये कि हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट फैमिली स्ट्रक्चर है। झगड़े ज़रूर होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, मगर तलाक़ मगरिब में हो सकती है। वहाँ आदमी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। यहाँ मियाँ बीवी के दरमियान जो बच्चे आते हैं ना, बच्चे आपको जोड़ के रखते हैं रिश्ते को, तो यहाँ शायद इतना ना हो। मगर वजह क्या है घरों में? देखिए, याद रखें, हर इंसान ज़हनी दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप घर में लॉकडाउन है और आप बाहर नहीं निकल सकते तो उसके मल्टीपल रिपरकशंस है। नंबर 1, अगर आप जॉब करते हैं आपको जॉब की फिक्र, अगर आपकी दुकान है तो दुकान की फिक्र, कारोबार करते हैं तो कारोबार की फिक्र, ये तमाम चीजें आपके जहन पे सवार है। ये तो सबसे बड़ा मुश्किल, सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल ऐसे आज के दौर में इकोनॉमी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी जिंदगियों में। बिल्कुल ऐसे इकोनॉमी अगर हमारी वीक हो गई घर के अंदर तो हमें बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, घर का किराया देना है, यूटिलिटी, तो ये सारा जहन पे सवार होता है। नंबर 1। नंबर 2, मर्द की फितरत में है कि वो घर से बाहर जाता है। ये हमेशा से, जब इंसान गारों में रहता था तो वो बाहर जाता था खुराक की तलाश में, तो मर्द बाहर जाता ही जाता है। अब जब मर्द बाहर नहीं जा सकता तो एक असाब पे ये बोझ, एक तो इकोनॉमी का बोझ, दूसरा असाब पे, तीसरा जब घर में मुसलसल एक दूसरे को आप
24-24 घंटे देखते हैं, एक ही बीवी को देखेंगे वही बच्चे, तो फिर यहाँ पे जो इंसान का बर्दाश्त का मादा होता है वो जरा कम हो जाए। मुझे लग रहा है कोरोना के बाद ना वो दो तीन शादियां, 3-4 शादियों का रिवाज वो तो शायद ना होगा, क्योंकि कोरोना ने सिखा दिया कि एक निभाना मुश्किल है इन हालात में, तो दूसरी का खर्चा कैसे बर्दाश्त करोगे। तो ये सारा का सारा हमारे आसाब पर बोझ आता है। जब आसाब पे बोझ आता है तो मल्टीपल चीजें होती है। एक इंसान फैसले गलत करता है, एक गुस्से में आ जाता है, झुंझुलाहट में आता है, और घर के अंदर जो रिश्ते हैं उसके अंदर झगड़े ये वो वगैरह। तो इनफैक्ट ऐसा होता होगा कि बीवियां दुआ करती होगी कि लॉकडाउन खत्म हो तो शौहर घर से बाहर जाएगा। इतने लतीफे जरा मेरे दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट शेयर हो रही होती है, उफ कोई मजाक बना हुआ है। तो नौशाबा, लेकिन मजाक के अलावा ये जो सूरत हाल है हमारे यहाँ, क्या एक दूसरे को देखने का जो या एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का रिवाज था वो इतना महदूद हो गया है कि अब सब कुछ चूंकि मोबाइल पे आ चुका है, आपकी कंसंट्रेशन वहाँ होती है, फिर लोगों को घरों से निकलने की आदत है, तो बड़े लड़ाई झगड़े इजाफा होता जा रहा है बजाय कम होने के। जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया रिमशा आपके मदद करने का। देखिए हम कैसे स्टार्ट इस बात कैसे कर सकते हैं कि हम ना हर एक चीज़ इंसान जो है ना वो समझता ये है, उसकी सोच ऐसा होता है कि पूरी दुनिया का या उसकी कम से कम जो कंट्रोल या स्टीयरिंग है ना वो उसके हाथ में है। हर चीज़ को वो कंट्रोलिंग जो बिहेवियर है ना वो अपने मामलात जो कर रहा होता है, चाहे वो फाइनेंस आदमी हजरात मर्द हजरात देख रहे होते हैं, ख़वातीन देख रही होती हैं, मगर हमें ये समझना चाहिए कि ह्यूमन लिमिटेशंस की बात हम करते हैं कि इंसान की कहाँ तक हद है। इस वक्त सो कॉल्ड बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को भी हम इस जो ये सानिया मैं समझती हूँ, ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा सानिया, इसने इंसान को ये बता दिया, चाहे वो कितनी बड़ी सुपर पावर थी, कि एक ही पावर है वो एक छोटे से वायरस के आगे, जरासीम के आगे बो डाउन कर दिया, वो पावर है हमारे रब अल्लाह की ज़ात। और हमें समझने की ज़रूरत है कि यहाँ तक हमारी अब कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या करेंगे भाई? मार्स पे चले जाएंगे, जुपिटर पे चले जाएंगे, नहीं जा सकते ना, पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई। पहली बात तो ये आपको ये काम डाउन करेगी कि सिर्फ आप तन्हा इस सिचुएशन के अंदर नहीं है। फिर हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम कोई वेकेशन भी प्लान करते हैं ना, सपोज लोगों ने ये दिमाग में ले आया जो घर पे हैं कि चलो एक हम कोई वेकेशन प्लान करते हैं तो बड़ा फैंटेसाइज कर देते हैं सिचुएशन को कि हमने ये करेंगे, बहुत हंसेंगे। देखें ये भी समझे कि आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना तो अच्छा है, लेकिन बहुत फैंटेसाइज नहीं कर सकते आप इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि एक पेंडेमिक है, एक अनसर्टेनिटी है, आपको ये पता भी नहीं है ये कब तक रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये सबसे जो मैं समझती हूँ जो ये बात है कि आप अपने छोटे छोटे जो है ना वो गोल्स सेट कर लें डे टू डे। ज़िंदगी असल में रिमशा होती है एक ही दिन की है, आप पीछे अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, कल क्या होगा ये आप नहीं जानते। जो चीज़ आपके हाथ में है वो है हाल, और हाल कैसे खुश हो सकता है? मेरे ख्याल में जिस वक्त हम ग्रेटिट्यूड्स अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ हमारे पास है उसके ऊपर हम शुक्र अदा करें, और जो चीज़ चली भी गई उस पर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा भी डर लग रहा है तो अस्पताल का एक चक्कर लगाएं। उस वक्त आपको अंदाजा होगा कि आप कम से कम आपकी जिंदगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सांस, आपके बच्चे, वो आप सेफ एनवायरनमेंट में। और ये चीज ये है कि कोरोना हम जैसे बार बार कह रहे हैं आपके घर नहीं आएगा, आप बाहर इसको लेने के लिए जाएंगे। एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात से बहुत मुत्तफिक करूंगी कि जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस आपकी कॉग्निशन क्या होती है? हाउ यू सी, परसीव एंड इंटरप्रेट थिंग, जो आपकी फैसला करने की सलाहियत, समझने की सलाहियत को कम कर देता है। अब ऐसी हालत में ये होता है कि जो ये ब्रेकअप्स की बात कर रहे हैं ना आप, इंसान गुस्से की हालत में या फ्रस्ट्रेशन की हालत में अपनी वर्स्ट फॉर्म के अंदर होता है। तो जो स्पाउसेज या जो देखने वाले लोग हैं वो ये जरूर समझें कि अगर ये गुस्सा है या जो इस वक्त इस हालात में ये रिस्पॉन्ड कह दिया या कोई ऐसे अल्फाज कह दिए जिससे हर्ट हो रहे हैं, ये इंसान गलत नहीं है, ये सिचुएशन की वजह से ऐसे हालात हैं। आप पॉज लें, 20 मिनट की ब्रेक लें, और साइड पे कर लें अपने आप को, उस सिचुएशन से थोड़ा सा साइड पर हो जाए। अपने डे टू डे वो ये हो रही है अच्छा डॉक्टर, मुझे एक और चीज ये हो रही है, वो हो क्या रही है? वो ये कि अब लोग जो जिस तरीके से सोच रहे हैं, जो सूरत हाल यहाँ पर है कि आगे क्या होना है, रोजगार नहीं है, जॉबलेस होने वाली, पूरी मार्केट्स कोलैप्स कर रही हैं बड़े बड़े मुल्कों में जो सूरत हाल है, तो ये सारी चीजें ना दिमाग में घूम रही हैं कि आइंदा आने वाले लॉकडाउन के बाद क्या मेरे पास नौकरी भी होगी नहीं होगी। तो वो मर्द बैठे बैठे घर में जो भी जॉब्स करते हैं, जो अर्नर्स हैं घर के, वो सोच रहे हैं। तो वो एक एंजाइटी, वो स्ट्रेस अंदर बैठे बैठे बिल्ड हो रहा है, वो आप कम्युनिकेट
भी नहीं कर रहे, तो वो किस हद तक खतरनाक हो सकता है? देखिए, खतरनाक तो ये हो सकता है कि इंसान की, डॉक्टर साहिबा ने भी बड़ी अच्छी बात की, जब इंसान का स्ट्रेस बढ़ जाए ना तो उसकी सलाहियत कॉग्नाइज, हम चीज़ों को कॉग्नाइज करते हैं, यानी एक मालूमात आई आंखों से, कान से, नाक से, होंठ से, हाथ से, हमने उसको प्रोसेस किया हमारे ब्रेन में, और हमारे ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर है उसकी बेसिस पे हम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। इस अमल को कॉग्निशन कहते हैं। ये कॉग्निशन का अमल जब वीक पड़ जाता है तो फैसले गलत कर दें, गुस्से में आके बोल देंगे कुछ, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब इस सिचुएशन में हमेशा एक चीज़ याद है कि मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जब किसी सिचुएशन में तुम फंसे हो और तुम्हारे पास कोई रास्ता ना हो तो ये सोचो तुम्हारे पास चॉइसेस क्या है, क्या चॉइस है। अब इस वक्त हमारे पास 2 चॉइस है मिनिमम। एक, घर में चुपचाप बैठे, अल्लाह पे भरोसा करें और शुक्र अदा करें कि हमारे मुल्क में इतनी वबा नहीं फैली जितनी न्यूयॉर्क में फैली। मैं कुछ अरसे पहले, 2 महीने पहले मैं न्यूयॉर्क में था, राइट, और मेरा बेटा सैन फ्रांसिस्को में, कल फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा जिस वक्त ये वबा फैली है कैलिफोर्निया सबसे पहले लॉकडाउन हो गया और न्यूयॉर्क 2 हफ्ते के बाद हुआ, तब न्यूयॉर्क में हालात बुरे हुए। अच्छा, कैलिफोर्निया में वो हालत नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले से ही लॉकडाउन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने, अल्लाह का शुक्र है कि हमने भी कुछ एहतियाती इक़दाम उठाए, लॉकडाउन किया, ठीक है, पब्लिक नहीं समझ रही मगर फिर भी हम बहुत बेहतर है। तो हमारे पास चॉइस क्या है, आप इससे लड़ नहीं सकते क्योंकि आपके इख्तियार में नहीं है, पेंडेमिक आपके इख्तियार में नहीं, राइट। जब किसी चीज़ से लड़ नहीं सकते तो अगेन 2 चीज़ें, घर में बैठे और घर में बैठे बैठे कोई ऐसे मुफीद काम करे। मुझे याद है कल एक खातून ने मुझे बताया उसको खाना पकाना नहीं आता था, तो उसने इस दौरान YouTube से खाना पकाना सीखा और घर में खाना बना रही है। आजकल तो सब खवातीन जरा ये कर रही हैं। घर में बैठे बैठे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सारी चीज़ हो सकती है क्योंकि आपके पास चॉइस लिमिटेड है, बाहर जाओगे कुछ नहीं कर सकते, घर में बैठे करो। और सबसे बड़ी अच्छी मौका ये है कि अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग करो। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। नौशाबा, एक और चीज़ ये कि ख़वातीन बहुत सारी एक्टिविटीज़ घरों में कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मोहित साहब ने भी बताया कि कुकिंग कर रही हैं, यूट्यूब से देख के खातून ने काफ़ी सारे काम सीख लिए। तो घर में मेड्स तो आ नहीं रही, सारे काम खुद ही करने पड़े, तो ये भी एक एंजाइटी डेवलप हो रही है कि अब कैसे जना वो सारा बोझ मेरे ही कांधों पर आ गया है। तो इसे शेयर भी करना चाहिए, सब लोग मिल के करें तो अब मेरे ख्याल से माहौल बहुत बेहतर रह सकता है घर में। नौशाबा, रिमशा, हमारी जो सोसाइटी है ना उसकी खूबसूरती यही, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए अभी तक ऐसा ही है। हमारा बड़ा फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हम बड़े खुश होते हैं, हम इंजॉय करते हैं खाना बनाने के लिए और अब प्रिविलेज फील करते हैं। मैं कुछ इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगी बात को। एक चीज़ ये है कि जो मदर नेचर है ना, मदर नेचर ने हमें एक दफ़ा झंझोड़ा है और कहा है कि रुक जाओ, पॉज कर लो। फाइट फ्लाइट सिचुएशन में आ गए थे, ना लड़ सकते हैं भाई, ना वापस जा सकते हैं, रुक सकते हैं। रुकने के लिए हमें ये था, देखें इससे पहले मैं जैसे कहूँगी, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी है, वो कितनी ले जाता है। हम मेमोरीज बना रहे हैं। अफसोस की बात थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि रिमशा, मुझे ये तो पता था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का फेवरेट कलर कौन सा है, वो कौन सा फूड खाते हैं, फलां सिंगर जो है सेलिब्रिटी वो क्या पहनता है, वो फुटबॉल का प्लेयर क्या, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को ये नहीं पता था कि मेरी वालदा का क्या दुख है, वो क्या सोचती हैं, मेरे बच्चे क्या। हम अपने बच्चों को सुनना, हम ज़्यादा लोग मेरे पास आते थे, कंप्लेन करते थे कि भाई हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे वर्क ऐसा, हमारा जो है वो जो जॉब उसका ऐसी है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। तो इस वक्त मदर नेचर, आपको कुदरत ने दोबारा मौका दिया है कि आप रुक के पॉज करके अपने करीब के, आपने अपने जो सोशलाइज, जो साइबर वर्ल्ड में तो आप हीरो थे, वहाँ पर आपको पता था कि फलां इंसान क्या सोच रहा है, आप स्टेटस डाउनलोड करते थे अपने, आपके खाने की पोस्टें आती थी। आज आप ये देखें कि आपके डाइनिंग टेबल पे क्या पड़ा हुआ है, आपकी वालदा का फेवरेट कलर कौन सा है, वो क्या खाती है, उनकी खुशी क्या है, उनकी क्या गम है। अगर कुदरत ने आपको इकट्ठा कर दिया इस वक्त पर, मेरे ख्याल में हमारे माशरे की खूबसूरतियाँ हैं कुछ, हमारे माशरे की कुछ ये कि अभी, लेकिन हम क्योंकि सोसाइटी ग्लोबलाइज्ड हो रही थी, अल्लाह ने हमें फिर एक मौका दिया कि हम रुक के मेमोरीज, हमारे पास सबसे खूबसूरत मेमोरीज हैं जो मेरी ज़िंदगी की हैं, वो लम्हे जो हमने अपने वालिदैन के साथ गुजारे थे, वो मेमोरीज आज तक उन्होंने हमें दिया। ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि ये आप समझ ले कि ये मेमोरीज हैं। एक चीज़ मैं ऐड अप करूँगी, एक्सरसाइज, वॉक,
स्लीप, जो नींद है वो आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। आपके डाइट प्लान ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर आप ऐसी सब्जियां, बीट रूट का इस्तेमाल करें, स्मूदीज बना के पिएं, खजूरें खाएं, ऐसा डाइट लें जो डाइजेशन, क्योंकि आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे, बाहर बहुत ज़्यादा फ्राइड स्टफ, गोश्त का इस्तेमाल वो ना करें, जिसकी वजह से आपको जो है वो अपना स्पेशली हेल्थ, जब आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी ज़ात के ऊपर करते हैं, टाइम मैनेज कर लें एक दिन के अंदर कि आपने ये अपना पूरा टाइम डिवाइड ऐसे ये फैमिली को जी घर में बैठ के आपके पास और एक चीज और, जब आप ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, घर पे फोकस करें। कॉलर है मेरे साथ नौशाबा जी, शामिल कर लेते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम अरसलान जी 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 अस्सलाम वालेकुम अरसलान, क्या सवाल है आपका, क्या कहना चाहते हैं? जी वालेकुम सलाम जी, मैं आपका टॉपिक आज देख रहा था जी। तो ये एक ऐसा आपने मसला उठाया जो मतलब सारी दुनिया का मसला है। तो मैं कहता हूँ कि जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है अपनों को पास लाने के लिए, टाइम देने के लिए, तो इससे अच्छी कोई और अपॉर्चुनिटी को नेचर नहीं दे सकती। तो घर वालों के साथ, मैं खुद अपनी बीवी के साथ कुकिंग में हाथ बिठाता हूँ और उनसे सीख भी रहा हूँ, साथ उनके काम भी करवा रहा हूँ। तो ये आई थिंक तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने घर वालों और रिलेटिव्स के पास आने की। सही। अच्छा, ये जो सवाल मैंने नौशाबा से भी किया था, ये कॉलर ने भी कहा कि देखें ना कि इस वक्त हमें सबको मिलकर करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को हेल्प आउट कर दें, नो बिग डील। ज़रूरी नहीं है कि खाना जो है वो एक, हम कमर्शियल भी देखते हैं कि खाना जो है वो एक ही बनाए, ऐसा नहीं है कि नहीं, हमारी नॉर्म्स हैं गुड, लेकिन कभी कभी अभी आपको जैसे अल्लाह ताला ने एक पॉज दिया है, तो आपको जहाँ पर बीवियों को मर्दों को समझने की जरूरत है, ज़रा मर्दों को भी अब एहसास हो रहा होगा कि मेरी बेगम घर में कितना बिजी रहती है। जो मिशन स्टार शेफ हैं वो सारे मर्द हैं जी, एक दो औरतें हैं बाकी। कहने का मतलब मर्द भी खाना बना सकता है। देखिए तो सबसे अच्छा बनाते हैं, सबसे अच्छा। अच्छा, अब करना क्या है? करना ये कि आप घर में तो मौजूद हैं, अब रो रो के गुजारे दिन या हंस हंस के गुजारे, चॉइस आपके पास है। सही बात है ना। अब ये परेशान कब खुलेगा, ये होगा वो होगा, देखिए कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती। दुनिया में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती तो वो न्यूक्लियर होती, ठीक है। न्यूक्लियर वॉर में ये होता कि स्ट्रक्चर भी तबाह, इंसान भी तबाह, जानवर भी तबाह, तमाम खाने पीने की चीजें खत्म, खेत खलियान खत्म, और 50 साल तक रेडिएशन रहती है। वहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो डिफेक्ट होता है, फसल उग नहीं सकती। मगर ये एक ऐसी वॉर है कि जिसके अंदर सिर्फ इंसान मारा जा रहा है और बाकी चीज़ें इंटैक्ट है। देखिए, इंसान ने सोचा नहीं था आज 20-25 साल पहले कि ऐसा वक्त भी आएगा जब इंसान को खतरा है अपनी जान का, मगर जानवर को, परिंदों को, मछली को किसी को नहीं है। तो अब सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। आप बाहर निकलते हैं उसमें प्रॉब्लम है, जब तक ज़रूरत ना हो ना निकले। घर पे क्या करें? हमने क्या किया है, ज़ाहिर हमारी ऑफिस बंद है, हमारा इंटरनेशनल काम है, हम वेबिनार पे आ गए, सारे वर्कशॉप हमने वेबिनार पे कर दिए, राइट। अब रोज़ मैं कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले रहा हूँ, जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते बिकॉज लॉकडाउन है। एक काम हमने और शुरू किया, मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुल से चाहता हूँ कि लोगों तक पैगाम पहुँचे। कुरान में एक प्रिंसिपल है, आफा की उसूल है, कुरान ने कमाल का प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मेरा शऊर, आपका शऊर, इसका शऊर, इसका, हम सबका शऊर का एक लेवल वो है जहां हम सब एक हैं। मगर जिस इंफरादियत लेवल पे आते हैं तो आप मुख्तलिफ है, आप खातून है, मैं मर्द हूं, आपका नाम कुछ और है, मेरा कुछ है, इसका कुछ है। मगर वो एक लेवल कॉन्शियसनेस का, शऊर का लेवल वो है जब कायनात की हर शय, क्योंकि हर शय के अंदर एक खास किस्म की इर्ताज वाइब्रेशन है, तो वो वाइब्रेशन पे हम सब एक हैं। हमने काम शुरू किया, रोज शाम 6 बजे फेसबुक पे मैं लाइव होता हूँ और एक मराकबा कराता हूँ आधे घंटे का। हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। हमें क्रिटिकल मास नंबर चाहिए। क्रिटिकल मास नंबर कहते हैं जैसे एक गाड़ी है, अब उस गाड़ी को धक्का देना है। अब एक आदमी देगा तो नहीं चलती, 2, 4, आपको पता होना चाहिए कि इस गाड़ी को चलाने के लिए कितनी ताकत चाहिए। तो इतने लोग जब उस गाड़ी को पुश करेंगे तो गाड़ी चलेगी। इसको क्रिटिकल मास नंबर कहते हैं। सही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इतने लोग 30-40 हज़ार लोग अगर 6 बजे शाम को, रोज शाम 6 बजे आए और मराकबा करें, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लोगों के अंदर जो मायूसी है वो खत्म हो जाएगी। और ये प्रिंसिपल मेरा नहीं, अल्लाह का प्रिंसिपल है। जो जुम्मे की नमाज है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो हज है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रिंसिपल है। और साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, उन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए कि अगर एक मोहल्ले में कुछ लोग
अगेन क्रिटिकल मास नंबर, वो बैठ के अच्छी सोच लाएं कि खुशहाली है, लोग खुश हैं, अस्पताल में मरीज कम है, स्कूल में बच्चे हैं, रोडों पे ट्रैफिक, अगर ये सोचे 10-15 मिनट तो उनके अंदर से जो इर्ताश वाइब्रेशन निकलती है वो दूसरों पे असरअंदाज होती है और दूसरे भी इसी तरह सोचना शुरू करते हैं। आज से 30-40 साल पहले गलत किस्म की सोच आ गई हर एक के, पाकिस्तान का क्या होगा, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब देखें हम किस नहज पे खड़े, क्योंकि आपकी सोच मुंतकिल होती है दूसरों की। 2-3 बड़े मशहूर दुनिया में साइंसदान, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, आप उनकी वीडियोस देखें, उनकी रिसर्च देखें, आप हैरान हो जाएगी। हमें ये करना होगा, हमें अपनी सोच को घर में बैठे बैठे मुस्बत करना होगा। और देखें ना डॉक्टर मुझे ने अभी बात करी, तो हमने अपने शो का आगाज मैंने आज यही किया था कि हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है, ये पॉजिटिव वाइब ट्रांसफर होती है। बारहा यही बात कहते हैं, अब आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप पॉजिटिव बातें करेंगे, अपने घर में एक अच्छा माहौल रखेंगे, तो आपके लिए ये दिन आपको तवील नहीं लगेंगे। जहांगीर हमारे साथ मौजूद है, कॉलर, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे जी क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। आपको आ रही है आवाज? आपको आवाज आ रही है? मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। अच्छा, मैं हूँ अकेला, मेरी वाइफ फौत हो गई है, मेरी उम्र है 75। मैं एक डिपार्टमेंट से असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिटायर हुआ था। अब मैं 20 साल से अकेला रह रहा हूँ। जब ये फैला है ना, पहले तो मैं दरबार चला जाता था, मैं तिलावत भी करता हूँ, सुबह 3 बजे उठता हूँ, 8 बजे तक, और फिर आपका 92 पर वो और नूर ईमान वगैरह प्रोग्राम लगता है गाजी साहब का। उसके अलावा भी पहले वो रात को भी चल पड़ता है 5 बजे से आपका प्रोग्राम इस्लामी। तो मैं इस्लामी ज़हन का वैसे हूँ, तो मैं दादा साहब गुजार लेता था। अब जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, अब मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। मेरी है बहू है, लेकिन वो उसके तल्लुकात वो कुछ ऐसे नहीं है। बेटा भी है, वो भी यानी उसका कोई काम नहीं है। उन्हें 20 लाख लगा कर मशीन लगाई, वो भी हो गया खत्म। अब वो मेरी पेंशन के ऊपर हम खाना खाते हैं। बात यह मैं अकेला बैठा रहा, आप कहते हैं घर में बिल्कुल बंद है, बिल्कुल। जो मर्द होता है ना, आपके साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, मर्द घर में कभी बैठ नहीं सकता, ये एक असूल है। औरत बैठ सकती है लेकिन मर्द नहीं बैठ सकता। तो अब मैं क्या करूँ? मैं 12 बजे तक तो गुजार रहा हूँ, फिर मैं जब 4 बजते हैं ना, तो अब परेशान है कि क्या कर सकते हैं। नौशाबा से भी पूछ लेते हैं जी, सिर्फ मशवरा दो, 1 मिनट, उसके बाद नौशाबा के बताओ जी, नौशाबा पे आ जाए। इनसे कि जिस वक्त लॉकडाउन खत्म होता है, कुछ वक्त होता है पीरियड जब खाना वाना लेने जा सकते हैं आप, उस वक्त अगर हो सके तो कुछ लोगों को जाके हालचाल पूछ लें। ना भी कर सके तो घर से चंद लोगों को, अफराद जिनको आप जानते हैं, उनको फ़ोन करें, उनसे कहें तुम्हें जब भी बात करनी हो, परेशान हो, डिप्रेशन हो, मुझे कॉल करो। घर पे बैठकर सिर्फ लोगों की सुने, कतारसिस कहते हैं, अगर वो होगा तो आपको लगेगा आपका वक्त भी घर में मुफीद गुजरा और लोगों को आपने हेल्प की। सही जी। नौशाबा, आप क्या रेकमेंड करती हैं जहांगीर को? मैं थोड़ा सा इसमें एडअप, देखिए मिजरी कहते हैं लव्स मिजरेबल कंडीशन या सिचुएशन। जब इंसान को ये पता होता है ना कि उस जैसे और हालात है, खुशी का जो ताल्लुक है ना, खुश रहने का, ये जो फियर फैक्टर को कम करने का, अनसर्टेनिटी को कम करने का, वो ये हेल्पिंग बिहेवियर। जिस वक्त आप, जैसे अभी मैं बड़ी मुत्तफिक हूँ डॉक्टर साहब की बात से, आपके पास जिस वक्त वक्त है, आप अपने लिए, जैसे सपोज घर के अंदर कुछ, आप हर इंसान किसी इंसान की अपनी कैपेसिटी में मदद कर सकता है। सपोज अगर आपको ये लग रहा है कि आपके घर में खाना बन रहा है 5 लोगों का, तो आप 6 लोगों का बनाकर एक इंसान का खाना बाहर आप दे सकते हैं। अगर आपके पास देने को है कि आप, जैसे आप बाहर नहीं जा सकते, तो बिल्कुल ठीक बात है, आप किसी का हाल पूछ सकते हैं। आपको उससे ये जो होगा ना कि आप अकेले, जो फियर फैक्टर है आपका भी इससे रिड्यूस होगा। तो ऐसा नहीं है कि जिस वक्त हम इंसान, मैंने आपसे कहा ना, जो ग्रेटिट्यूड की जो डेफिनेशन है ना, जो तशक्कुर की, तशक्कुर ये है मेरे रब का शुक्र अदा करना जिसमें ना होने पर भी। अभी जैसे इन्होंने कहा कि मेरी बहू के साथ नहीं मामला ठीक, या बेटे के साथ, यहां पर फिर पॉज लेकर आप अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जैसे बेटा है या बहू है, तो प्लीज एक दफा रुक कर ये देखें कि शायद हमें एक दूसरे की कहां पे जरूरत है। एक चीज और मैं कहूंगी, एडअप करूंगी, फिर डीप ब्रीथ करें, सांस आप जो है अपनी होल्ड करें 15 सेकंड्स के लिए और एक्सहेल करें। डीप ब्रीथ करें या मेडिटेशन, लोग योगा कहते हैं, मैं नमाज से खूबसूरत मेडिटेशन किसी को नहीं कहती, जिसमें आप खुशू और खुजू के साथ जिस वक्त आप पॉज करते हैं,
हाल में आ जाते हैं, उसमें उस वक्त आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आपका दिमाग कॉन्टिन्यूसली सोच रहा है, वॉन्डर कर रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी कि ये क्या होगा, मेरे फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, ये पता नहीं मेरे घर में। उसके लिए ये कि पॉज करने के लिए आप अगर कर रहे हैं 5 नहीं 10 दफा वुजू करें, तहारत रहेगी। आपको पता चल गया कि हाइजीन कितनी जरूरत है, आपको ये पता चल गया कि पॉज करने से या मेडिटेशन करने से आप सारी चीजें सामने आ गई। प्लीज बाहर जाकर नहीं आप लोगों की मदद कर सकते हैं। जी 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 जी, जी। वेरी गुड। कहना चाहते हैं बिल्कुल सही है, नमाज जरूर पढ़े, मगर योगा अलग चीज़ है। जैसे आप दुआ करते हैं, डॉक्टर के पास जाते, मौलाना तारिक जमील नमाज भी पढ़ते हैं और योगा भी करते हैं। सही। तो जहां आपको रिलीफ मिलता है, जहां आपको रिलैक्सेशन मिलती है, वो जरूर करें, आप इनको रिलैक्स रखिए। आपका बहुत शुक्रिया, दोनों लोग हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें दीजिए इजाजत, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।